बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान और इन एक नई सुबह में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसी के साथ अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी डॉक्टर ज़मीर अल्ताफ़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि फिजिकल थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम देते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज मैंने ब्लैक ड्रेस पहना तो ज़मीर साहब भी जो है ना वो ब्लैक ड्रेस पहन के आ गए। बेसिकली मौसम की जो तब्दीली होती है ना, हाँ। वो जो इफेक्ट होता है ना मौसम का, वो फिर थोड़ा सा शो करता है। जाहिर बात है डार्क कलर्स होते हैं, थोड़ा सा वार्म रखते हैं, तो इसलिए मैंने कि अच्छा, क्योंकि जैसे विंटर स्टार्ट हो रही होती हैं तो क्योंकि विंटर में है कि डार्क कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, ब्लैक तो एवरग्रीन है ना, उसको तो आप मोस्ट फेवरेट है। अच्छा, इसके साथ ही आज हम जो ज़मीर साहब से डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक अपने नाज़रीन को बता दें। आज हम बात करने जा रहे हैं डिस्क स्लिप पे बात करने जा रहे हैं। इसकी वजूहात जानेंगे और इसके साथ साथ इसकी अलामात भी जानेंगे और एहतियात पे भी बात करेंगे। इलाज भी जो है वो इसका कैसे मुमकिन है इस पे भी बात करेंगे। अच्छा, क्योंकि डिस्क स्लिप की बहुत सारी वजूहात भी हो जाती हैं, तो आज सबसे पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं ना। क्या कहना चाहेंगे इस पे ज़मीर साहब? देखें, जो वर्टिब्रास है ना, बेसिकली एक मोरे हैं जो मतलब बॉडी के साथ जो पूरी स्पाइनल कॉर्ड का एक पिलर्स हैं। ये बस यही बात है, जब उनकी जो एडजस्टमेंट होती है, अब जब कहीं कोई ट्रॉमा होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जो आप का वो मतलब डिस्क स्लिप हो गई, कंप्रेस हो गई, बल्ज हो गई, मतलब है कोई ऐसा एक्सीडेंटल ट्रॉमा हो गया, उस वजह से क्या होता है कि वो पट्ठों का जो है खिंचाव होना, नर्व का कंप्रेस होना, और उसके बाद जो नर्व होता है वो पेन की जो मेन काज हमारी बन जाती है। अब बेसिकली क्या जो पेन की जो वजूहात होती हैं, वो एक तो हम देखें, ओवरऑल देखें ये दर्द हमें क्यों होता है। ये बेसिकली होता है पोस्चर रेलिवेंट। जब हमारा पोस्चर रॉन्ग होता है उस वजह से ये स्लोली एंड ग्रेजुअली ये पेन हमारा इन्हेंस होता रहता है। अब इसको हम डिस्क्राइब इस तरह से करते हैं कि जो दर्द हमारा किन किन एरियाज पे होता है। बेसिकली से जो स्पाइनल कॉर्ड है, सर्वाइकल एरिया हमारा होता है, थ्रेसिक रीजन हमारा होता है, लंबर स्पाइन होता है हमारा, सेक्रम एरिया होता है और कॉक्सिक होता है हमारे डिफरेंट 5 होते हैं। 5 एरियाज के डिफरेंट वर्टिब्रास होते हैं। जैसे 7 है हमारे, 12 वर्टिब्रास थ्रेसिक के हैं, 5 हमारे लंबर के, सेकंड में 5 है और 4 हमारे कॉक्सिक की है। अब जहाँ जिस कंप्रेशन जिस वर्टिब्रास पे जब कंप्रेशन होता है वही मतलब दर्द होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल डिस्क्राइब करते हैं हम सर्वाइकल एरिया को। अब अगर हमारे गर्दन के मोहरों में सबसे पहले आप गर्दन का नीचे मुसलसल हमारा नीचे ड्रॉप करना, जैसे मोबाइल फोन का मुसलसल देखना, या पिल्लो पे जो है हमारी एडजस्टमेंट ना होना, या आप खुदा न खासा जैसे कोई वेट लिफ्ट करते हैं, फुल प्रेशर आपने स्पाइन पे देना। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आपको जो दर्द होगा ना, आपको एक पेन होगा, बड़ा एक दर्द ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे, उसको आप इग्नोर कर देते हैं। फिर क्या होता है, सम टाइम फिर आप कोई ऐसी मूवमेंट होती है, जर्क होती है, वो पेन एकदम इन्हेंस हो जाता है। वो क्या होता है, आपके गर्दन से पहले शोल्डर की तरफ, फिर शोल्डर से आपकी एल्बो, फिर एल्बो से फिर नीचे होती है। अब इसमें फिर क्या क्या चीज़ आती है, इसमें आती है समझो पहले पेन होता है, फिर बर्निंग सेंसेशन होती है, फिर टिगलिंग होती है, टिगलिंग के बाद फिर शूटिंग पेन शुरू हो जाता है। मतलब वो दर्द ऐसा कि वो डिस्कम्फर्ट होता है, बंदा मतलब बैठने का ना खड़े होने का, मतलब उसके लिए जो बैठना उठना इज टू टेरिबल। तो बट अब ये है, अब इसमें जो दर्द को अगर इन केस के आप घर हैं, आपको कोई ऐसा इंसिडेंट, तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करें। मतलब ऐसा पोस्चर अपना बनाएं जैसे आप लेटरल वे में, साइड वे में अपने आप को, हाथ को वहीं रखें, हाथ को वहीं रख के आप हाथों को बंद करें, खोले हाथ को बंद करें। चूंकि नमनेस होती है ना, आपको इतना महसूस नहीं होता। फिर उसको आप उल्टा करें, सीधा प्रोनेशन सोपिनेशन मूवमेंट हम इसको बोलते हैं। फिर इसको बंद करें, हाथों को खोलें ताकि आपकी सर्कुलेशन आपकी बेहतर हो। उसके बाद ज़ाहिर बात है, आप सबसे पहले क्या चीज़ वो है इन्वेस्टिगेशन। आप पहली जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है आपका रेडियोलॉजी, लाइक एक्सरे करवाते हैं, उसमें आप देखते हैं कि इशू कहाँ हुआ है। फिर आप एमआरआई की तरफ, उसके बाद फिर आप सीटी स्कैन की तरफ जाते हैं। यहीं से आपको आइडेंटिफाई होता है। फिर आप डॉक्टर्स पे जाते हैं, आप सर्जन के पास, खुदा ना खासा कोई ऐसा इंजरी है तो सर्जन के पास जाते हैं, अगर पेन है तो आप न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हो, न्यूरोलॉजिकली आपको सारा वो मेडिकेशन करते हैं। उसके बाद हमारा काम है फिजियोथेरेपी का। फिजिकल थेरेपी से हमने आपको किस किस तरीके से हमने आपको सेव करना है, सेफ्टी मेजरमेंट क्या देनी है। सबसे पहले है आपके पोस्चर, उसके बाद है आपकी एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज के बाद आपकी है न्यूट्रिशन। ये 3 चीज़ें आप लेंगे तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी। अगर आप
इन तीनों चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो फिर लंबा टाइम होता है। अच्छा, इसके साथ साथ हम उनको फिर क्या होता है कि जब ये आप इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, न्यूरो फिजिशियन सर्जन के पास जाते हैं, तो हम लाजिम बोलते हैं कि आपने जो है ना पोस्चर मेंटेन करने के कॉलर लाजमी करें, ताकि आपकी मूवमेंट जो है ना एक सेफ्टी मेजरमेंट में आपकी मूवमेंट रहे। अब उसके बाद क्या है कि सेफ्टी मेजरमेंट हो गई, आपने कंसल्टेंसी ले ली, आपको पता भी चल गया आपका प्रॉब्लम्स क्या है। उसके बाद हमने आपको जो फिजिकल थेरेपी की तरफ आप आते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले उनको सजेस्ट करते हैं आपने अपने पोस्चर मेंटेन करने। पोस्चर मेंटेन कैसे करने? अगर आप बैठे हैं, ट्राई टू स्ट्रेटन योर शोल्डर्स, अपने कंधे आप सीधे रखें, आपने कर्व नहीं आना चाहिए, कुब नहीं निकालना, सीधा बैठना है। इसके बाद आपका उठने का, मेरे पास रोजाना मतलब इसी पेशेंट के मतलब 90% पेन मैनेजमेंट के पेशेंट मेरे पास आते हैं, और मैं उस वक्त तक उनको नहीं जाने देता जब तक 100% वो रिकवर नहीं होते। अब उसके बाद आप सीधे बैठ के आपने उनको उठना है। अब मैं आसान लफ्ज में उनको समझाता हूँ कि जब भी आपने उठना है, आपने एज पे आना है। पीछे से आप आएंगे, आपका पूरा स्पाइन पे प्रेशर पड़ेगा, सर्वाइकल एरिया पे, गर्दन और कमर पे प्रेशर पड़ेगा। अपने आप को स्क्वीज करना है। स्क्वीज कैसे आपने करना है कि आपने दोनों हाथ आपने चेयर पे रखे, सहीते में आपने जाना है। सहीते में जाएंगे, आपका सारा प्रेशर जो है वो थाइस पे आएगा। तो उसके बाद हाथों के प्रेशर से आपने आराम से रुकू वाली पोजीशन पे सीधा होना है, और इसी तरह से रुकू और सजदे वाली पोजीशन में बैठना है। मतलब आपने उठते बैठते हुए पूरा जो प्रेशर है आपने हाथों से बैठना, हाथों से आपने उठना है अपना, ताकि आपका जो मैक्सिमम जो वेट है थाइस पे और आर्म्स पे आपका आना चाहिए, ताकि आपके वर्टिब्रास आपके सेफ रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग जिस तरह मैं अभी खुद भी अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैं खुद गिरी जब यहाँ से स्टेयर से, तो मेरा तो यही था कि मेरा डिस्क का अभी तक इशू है। मतलब डिस्क आपकी स्लिप हो जाए, जो नर्व है वो आपको ज़्यादा पेन देती है। अच्छा, उसके आपके जो दीगर मसाइल आते हैं वो ये होते हैं कि फिर आपको डिफरेंट आपके पेन जो है वहाँ शैटिक का पेन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब तक आपकी डिस्क अगर ठीक नहीं होती तो तब तक आपके बाकी मसले भी ठीक नहीं हो पाते, वो तो बढ़ते जाते हैं। ऑब्वियसली वो बढ़ते इसलिए जाते हैं, शायद आपको याद है एक मुल्तान में एक प्लाजा था, दरमियान में उन्होंने एक पिलर को आउट किया था, और क्या हो गया, पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई थी। शुक्र है कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, सेफ्टी मेजरमेंट रह गई थी। देखिए जो वर्टिब्रा है इसने आपका लोड उठाया हुआ है। ओवरलोड क्या है? ओवरलोड जैसे ओबेसिटी होती है, मोटापा हो जाता है आपका, मतलब है कि पेट बाहर निकला, सारा वेट आपका आगे आ गया, पीछे आपका। और इसलिए स्पेशली अगर देखा जाए तो प्रेगनेंट लेडी को भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको लोअर बैक और शियाटिक पेन की काजेज उनको भी होती है। मतलब आपके अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म पे एक मुनासिब वजन सेट किया हुआ है। जब आपका ओवरलोड होता है, वजन ज्यादा बढ़ता है, तो कोई ना कोई साइन इन सिम्टम्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। जहां तक बात है आपके जो ट्रॉमा गिरी थी, आप गिरने की वजह से आपको अभी तक स्टेबिलिटी नहीं हो रही, उसमें 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 एग्जर्शन इन अ सेंस कि आपका जो है ना रिलैक्सेशन, मतलब आपका जो एक जो टेन्योर है ना, लाइक 6 से 8 घंटे के नींद, डीप स्लीप में भी उसमें कमी हो। नंबर 2 विटामिन सी में तो कमी नहीं है। अच्छा, विटामिन बहुत है, विटामिन सी डी, हाँ ठीक है ना, इनकी डेफिशिएंसी, फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी। हम लोग जो है ना, इसके बाद तो फिर ज्यादा आपको इसमें विटामिन की भी जरूरत होती है। अच्छा, आपके मिनरल्स भी पूरे होने चाहिए, तो आप तो इन चीज़ों को खाने पीने के डाइट का फिर एहतियात भी नहीं करते। अच्छा, फिर क्योंकि जाहिर सी बात है जो हमारा काम है जिस तरीके से, उसमें तो ज़्यादा मुश्किलात हो जाती हैं, क्योंकि आपने काम भी करना है और आपको रेस्ट के लिए भी जो है वो टाइम चाहिए होता है। देखिए रेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैं हर प्रोग्राम में लाजमी बात करता हूँ, एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए 3 असूल हर बंदा अपने बना ले। नंबर 1 6 से 8 घंटे की डीप स्लीप। नंबर 2 मौसमी फ्रूट सब्जियां, जैसे मौसम आजकल सर्दियों का शुरू हो गया है, नट्स वगैरह लें आप, हनी का इस्तेमाल करें, एग का इस्तेमाल करें आप, मतलब कोशिश करें कि अपना बैलेंस डाइट लेके चलें। उसके बाद है 1 घंटा अपने आप को लाजमी दें। वो लोग जो अक्सर कहते हैं हमारे पास 1 घंटा नहीं होता, उनके लिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आधा घंटा सुबह एक्सरसाइज करके ऑफिस जाएं, ताकि आपका एक्टिवली, इंथुजियास्टिकली और थोड़ा सा अच्छा टाइम आपका गुजरे काम करते हुए, आप एनर्जेटिक लगें। अगर आप लाइक सोए उठें फौरन तैयार हो गए चलेंगे, वो आप एक्टिव नहीं होंगे। लेकिन बॉडी को जो चाहिए, दर्द कब होता है? तब होता है जब आपके जिस्म मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अकड़ जाते हैं, जकड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये शर्ट है, शर्ट फ्लेक्सिबल है, जितने से स्ट्रेच करते उतना स्ट्रेच होते चले जाएगा। बॉडी के मसल जितने फ्लेक्सिबल होंगे उतना आप पेन फ्री होंगे, उतना आपके स्टेप क्या होता है, ओल्ड एज में क्या होता है, शॉर्ट स्टेपनिंग हो जाती है। उनके जो ये टेंडेंट होते हैं, टांगे बड़े बड़े स्टेप नहीं लेके चलते, वो शॉर्ट स्टेप चलते हैं। उसकी वजह कि उनके जो मसल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अब हमारी आदत नहीं है, बेसिकली हम जो है ना अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, हम शुरुआत ही हमने काम काज से करते हैं, अपनी ज़ात को टाइम दें। जब आप अपने आप को टाइम देंगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप अपने आप को अच्छे लगेंगे। जब आप अपने आप को इग्नोर करेंगे
फिर आप क्या होगा कि हॉस्पिटल में बार बार आपके चक्कर लगेंगे, जो आपकी जमा पूंजी है वो सारी आप अपने ऊपर लगाएंगे। एक कहावत है, मतलब पाकिस्तान की जो हम लोग कहावत देते हैं ना कि सुबह का नाश्ता बादशाह सलामत, दोपहर वजीर, रात को फकीर वाला हम लोग कहें, इसी तरह से ईरानी कहावत भी है। वो क्या कहावत है, कहते हैं सुबह का नाश्ता खुद कहें, दोपहर आप मतलब अपने दोस्तों को, फैमिली को खिलाएं, जो मेहमानों को खिलाएं, जो रात का जो खाना है वो दुश्मनों को खिलाएं। अब हम क्या करते हैं, हम अपने ऊपर ओवरऑल देखें, हमारे होटलिंग जो होती ना वो दिखा रहे होते हैं। और हाँ, अपने दुश्मन हम लोग खुद बनते हैं। हाँ। कितने लोग हैं जिनका स्टोमिक सेट है, 99% मैं समझता हूँ लोगों के स्टोमिक अपसेट हैं। एक तो जो बाहर की जो होटलिंग है वो इंतहाई डेंजरस है हर दूसरे बंदे के लिए, और सेकंड जो है, और मतलब जब आपने होटलिंग करनी है फिर स्टोमिक आपका अपसेट हो जाएगा। अब हर दूसरे बंदे, मेरे पास जो मोस्टली जो पेन से रिलेटेड जो लोग आते हैं उनको होता है कॉन्स्टिपेशन, गैस ट्रबल इशू होता है, वो फाइबर डाइट नहीं लेते, वो पानी का इस्तेमाल नहीं करते, फिर रेस्टलेस रहते हैं। अब आप देखें ना कि मोबाइल फोन मुसलसल आप इस तरह से कर्व निकाल के बैठ के आप इस्तेमाल करेंगे तो स्टोमिक पर बहुत सारा उस पर लोड आ रही है, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम नहीं है। वही क्या होता है आपका ये हर वक्त जो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में मतलब गैस ट्रबल क्यों होता है, मतलब कुब निकाल के आप बैठे हैं। आप ड्राइवर हजरात को देखें जो ड्राइविंग ज्यादा करते हैं, जो बैंकर्स हैं या डिफरेंट जो हैं जो मुसलसल सीटिंग उनका वर्किंग है, मतलब 8 से 10 घंटे, उनको ये सब लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मतलब बैठे हैं, मतलब उनके लाइफ। अच्छा, फिर एक दिन क्या होता है कि पूरा वीक उनका इसी तरह से बैठना है, एक दिन तो उन्होंने सोना ही है, अपने आप को किसी ने भी टाइम नहीं देना। तो देखें बात अक्सर लोगों को देखें, वो कहते हैं लव योर सेल्फ, लव फॉर अदर। अपनी ज़ात से जब आप प्यार करेंगे तो हर बंदा आपको कहेगा माशाल्लाह यार अच्छा है, यार अच्छी बॉडी है, अच्छा एक्टिव बंदा है। जब मतलब आप अपने आप को इग्नोर करेंगे तो फिर क्या होता है, जैसे हम सराइकिन में शोदा मतलब बेचारा, तो मतलब इसी तरह से वो बेचारा शोधा हम लोग बन जाते हैं। तो अपने आप को क्यों ऐसा बनाते हैं। अब ओवरऑल हम एनवायरनमेंट देखें, पाकिस्तान की जब बात करते हैं कि यार हमारा, अच्छा हम जब यूरोप की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, और उधर क्या सीन होता है कि 60 के बाद वो गेम्स खेलना शुरू वो लोग करते हैं, और उनके सीनियर सिटीजन 500 एथलीट हैं, जितनी भी ओवरऑल स्पोर्ट्स है वो सारे, हर बंदा स्पोर्ट्स सीखता है, उनकी एनुअल वेजेस पे एक स्पोर्ट्स होती है। उसमें क्या होता है, जो सबसे जो कम उम्र का जो उनका एथलीट है ना, उसकी उम्र पता कितनी, 80 ईयर, 80 साल। जो मैक्सिमम एज है उनकी 125 ईयर। वो मतलब है वो क्या होता है 60 साल के बाद अपने आप को टाइम देते हैं, ताकि यार हम जो है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, उनके कार्डिक इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं, किडनी फेलियर, इतनी बीमारियां आ चुकी हुई हैं और साइलेंट बीमारियां ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो साइलेंट बीमारी इसलिए हम लोग इग्नोर करते हैं। हमने कभी हम अपना पैरामीटर्स हमने चेक नहीं किया, हमने कभी पैथोलॉजी हमने नहीं कराया, टेस्ट नहीं कराए। हम क्या होता है, हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम बेसिकली क्या होता है कि हम कबूतर बने हुए हैं कि बिल्ली आ रही है ना तो उसको आंखें बंद कर वो भाग गई है, ये पता नहीं उसने हड़प कर ली। तो इसी तरह से जो डिजीजेज है, टेस्ट कराने का हम लोग, ये सबसे बड़ी मेन आती है ना, वो ये आता है कि अच्छा यार टेस्ट कराएंगे, ये ना हो कोई ऐसी बीमारी आ जाए जिसकी वजह से फिर हम ज्यादा टेंशन में चले जाएं। ये लोगों को बड़ा फोबिया है इस हवाले से कि कोई इस तरह की बीमारी ना निकल आए जिसकी वजह से जो है आप मजीद परेशान हो जाए। देखें, मैं ऐसे लोग अक्सर मेरे पास है, मैं उन्हें हाथ जोड़ता हूँ, मैं खुदा का नाम ले, देखें आप अंडर वेट है ना, आप फिट हैं, ओवर वेट हैं, अब हर दूसरे बंदे का फैटी लीवर है, सारी चर्बी है। मैं अक्सर उन्हें कहा था कि इट्स सो सिंपल। आप जब कुर्बानी ईद, बड़ी ईद पे आप जानवर ज़िबा करते हैं, मोटा ताज़ा हट्टा गट्टा लेके आते हैं, गोश्त कौन सा होता है, सारे तो चर्बी चर्बी होती है। उनके हार्ट पे देखें सारी मतलब चर्बी है, उनके किडनीज पे देखें, लीवर पे देखें, सारी चर्बी। तो इंसान में क्या है, जो इतनी आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ख्याल है आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं बनेगा, आपको हार्ट का मसला नहीं बनेगा, आपके सारे प्रॉब्लम्स तो साथ साथ अटैच हो रहे हैं। अगर आप अपने मतलब एक साल में 6 महीने बाद आप एक CBC आप अपने जस्ट टेस्ट करवा लें, आपको पता चलेगा मेरे पैरामीटर्स क्या हैं, मुझे कौन सी चीज़ खानी, कौन सी चीज़ इग्नोर। होता क्या है, रद्दो बदल है। अब अच्छी लाइफ गुजारने के लिए लोग कहते हैं यार अच्छा नाश्ता है सुबह का, निहारी पाए और चने के अलावा नाश्ता नहीं है, इसके अलावा भाई इसके अलावा तो अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत कायनात में इतने अच्छे फ्रूट्स हैं वो ले सकते हैं। अब आपने अच्छा ये डेली बेसिस पे भी डॉक्टर साहब खा नहीं सकते वैसे हम, ये डेली निहारी डेली अल्लाह का नाम ले, मैं सुबह जाता हूँ, मेरी आदत है, मैं पूरा साल दही खाता हूँ, मैं यकीन करना सुबह वो कहते इसके बगैर हमारा नाश्ता होता ही नहीं है। मतलब कुछ लोग मतलब लवर्स होते हैं ना फूड
खाना। अच्छा, फूड लवर हमेशा आपको नजर वो है जो माशाल्लाह जरा सेहतमंद हो गए। हाँ। जैसे हमारा होता है ना बट फैमिली को हम लोग बहुत कहते हैं, मतलब हमारी फैमिली में बैठे बहनों कहीं वो भी महसूस कर रही है मुझे काउंट कर, बट बहुत ज्यादा खाते हैं। तो मतलब है उनकी लाइफ में ये है, हाँ। मतलब है कि खाना ये निहारी लाजमी होनी है, पाए लाजमी होने, चने लाजमी होने, मतलब ये सारा जो है ना जितनी चीजें ये सारी हमने खाने तो नाश्ता होगा। वो कहते हैं बादशाह सलामत वाला होना चाहिए। भाई बादशाह सलामत का मतलब नहीं है, आपने अगर नाश्ता देखना है ना किसी अच्छे 5 स्टार होटल में जाएं, वो बूफे आप देखें, बूफे में क्या चीज़ है, दही होती है, मतलब उधर तमाम नट्स होते हैं, तमाम फ्रूट्स होते हैं, एक मुकम्मल डाइट स्केड्यूल डाइट पड़ी होती है। उधर भी खैर ये चीजें तो मौजूद ही होती है ना, वो ये भी तो मौजूद होती है, वो देखते हैं ना, वही वही भी हलवा पूरी भी होती है, ये सारा लवाजमात होते हैं। वो डिपेंड आप पे कहता है कि किस चीज को आप ज्यादा लाइक करते हैं। और सुबह फिर समझ नहीं आ रही थी एक्चुअली खाना क्या है। यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं देखिए, बात यह है, एक कहावत और भी है ना कि 40 साल तक इंसान ग़िज़ा को खाता है और 40 के बाद ग़िज़ा इंसान को खाती है। वो कैसे? अब 40 ओवर आप 40 हो गए हैं तो आपको डॉक्टर मना करेंगे भाई ऑयली चीज नहीं खाने, पराठे नहीं खाने, तो आपने बाजी ना आप ऑयलिव ऑयल का ले लें, आप देसी घी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मना करते हैं आपने ज्यादा नमक नहीं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उन्हें लाजिमी नमक खाना है। आपको मना किया जाता है कि जनाब आप मीठा नहीं, आपको डायबिटीज हो जानी है, हमने लाजिमी मुकाबले में हमने मीठा खाना है। मतलब देखेंगे जब एक चीज है तो आप उसको स्किप कर दें। देखें अल्लाह ने इंसान को, आज सुबह भी मैं फिटनेस सेंटर ट्रेनिंग कर रहा था तो मैं वैसे एक जनरल गुफ्तगू की है कि देखें अल्लाह इंसान को उम्र देता है, अब उसके बाद तो मेंटेनेंस आपने अपना ख्याल भी रखना ही है। फिर होता क्या है कि बंदा कभी कहता है यार इसको कभी बुखार भी नहीं हुआ, क्या हुआ, सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, उसकी डेथ हो गई है। भाई उसको कम से कम ये देखना चाहिए था कि मेरा जो इतना 200 किलो वजन, 180 किलो वजन, 150 किलो वजन है, तो मेरे अंदर के हालात मेरे क्या हैं। मतलब सिर्फ जीने के लिए नहीं खाना, खाने के लिए नहीं जीना, मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मैंने खाने के लिए ही जीना है मैंने, तो खाना तो क्या है, सिर्फ जस्ट फॉर टेस्ट है। अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ यार जस्ट एक टेस्ट है, एक सिंथेटिक टेस्ट है, उसके बाद आपको नहीं पता उसका ये है कि आप बेटर भी होता है। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हंगर होते हैं, बॉडी बहुत ज़्यादा उनको भूख लगती है, सबसे पहले तो अपने आप को रिलैक्स करें। क्या होता है कि एकदम उनका फौरन एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, बस आज मैंने 4 पराठे मैंने खाने, पहले माइंड मेकिंग हो जाती है। तो ये होते साइकोलॉजिकली होती है। बेसिकली ऐसे लोगों को मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आप जो है ना लाजमी जो है ना काउंसलिंग लें, आप किसी हेल्दी पर्सन के लिए कि पाचन जो जिमर पर्सन है, जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उसके साथ आप लाजमी कंसल्ट करें, उससे पूछें यार मेरा वेट ये है, मेरे लिए डाइट कौन कौन से सूटेबल है। अक्सर आसान लफ्जों में मैं हर बंदे को मैं ये गाइड करता हूँ। देखें जो बैलेंस डाइट है ना, मॉर्निंग आपका ब्रेकफास्ट हो या आपका लंच हो या डिनर हो, उसमें 3-4 सी चीज़ें होती हैं। 3-4 चीज़ें क्या होती हैं, अगर आपको बहुत शौक है गोश्त खाने का, आप स्टीम खाएं। आज मौसम चेंज हो गया समझो, आप फिश का इस्तेमाल आप घर में क्या करें, चिकन को और फिश को मिसाला लगा के रख दें। जैसे आपको हंगर बहुत भूख लगती है, आप घर वालों को बोले अगर आपका स्टीमर नहीं है, आप देचकी में पानी भरे, ऊपर छन्नी रखें, रैपर में उसको रैप कर दें, इतनी सारी वेजेस रखें साथ, बेशक चावल का शौक है चावल को भिगो कर रखें, वो इतने से चावल आप ले लें, आपका हेल्दी नाश्ता हो जाता है, आपका हेल्दी लंच हो सकता है, हेल्दी आपका डिनर भी आपका हो सकता है। बट फ्रूट के जो औकातकार है ना, वो स्पेशली 10 से 1 बजे तक लाजमी फ्रूट खाएं। आजकल वैसे जूसेस भी हैं, जूसेस भी आप लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 2 से मतलब 3 बजे तक आप सलाद का लाजमी इस्तेमाल करें। रात में बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती है तो आप बारबेक्यू लें आप, या स्टीम का इस्तेमाल करें। और स्पेशली जैसे आप ये जो स्पाइन से रिलेटेड हमारा जो एक टॉपिक चल रहा है, उसमें विटामिन सी आपके पास ठीक ठाक आपके मिकदार में है, आप फ्लूट आ गया आपका पास। अच्छा, अभी जब किनू आएंगे तो वो तो जाहिर सी बात है, उसके तो हम देखते हैं ना माल्टे, उसमें तो विटामिन सी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, पर स्पेशली खवातीन के लिए तो मैं समझती हूँ विटामिन सी जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है ना। अच्छा, अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक तो वजूहात है ना कि किस तरह अगर आपका पोस्चर ठीक नहीं है तो उसमें आपको जो है डिस्क का मसला हो सकता है, या आप कोई हैवी काम कर रहे हो, या कुछ भी एकदम से भी आपका जो होता है ना कि आप समटाइम किस तरह का काम कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, तो कुछ भी खवातीन के हवाले से भी हम देखते हैं कि स्पाइन का मसला हो जाता है। डिस्क के हवाले से ये भी जानना चाहूँगी कि इसकी कुछ अलामात भी जो है वो जाहिर हो जाती हैं, अलामात के हवाले से भी बताइएगा अगर कोई इस तरह कि आपको नहीं पता चलता समटाइम कि आपके डिस्क का मसला हो गया। देखें डिस्क का जब भी आपको इश्यू होगा ना कोई भी,
होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सुबह आप अर्ली इन द मॉर्निंग उठे हैं, नमाज का टाइम है, आप वजू करने लगे, आपने लेग लिफ्ट किया अपने वॉश बेसिन में, एकदम आपका कड़ाका निकला है। अब उसकी वजह क्या है कि हमारे जो लेडीज है ना, मोस्टली जो मतलब सारा दिन किचन में वो लोग काम करते हैं, मतलब उनका पोस्चर एक ही होता है, ये इस तरह से अगर वो रोटी बना रही हैं, इसी तरीके से हांडी भी है उनका जो है ना पोस्चर बिल्कुल पुअर, जिसे पुअर पोस्चर बोलते हैं, कमजोर तर्ज जिंदगी, इस तरह से वो लोग ठहरे होते हैं। और फिर आप ये देखें सुबह उनका जो ऐसी जो लेडीज है ना, जो मतलब होम, जिनका बहुत ज़्यादा काम होता है घर का, जैसे घरेलू लेडीज हमारी होती हैं, या इवन के ऑफिस में भी हैं, उनका भी ऑफिस में बैठ देखें इसी तरह से वो बैठे होंगे, उनका सबसे बड़ा इशू होता है पोस्चर उनका मेंटेन नहीं होता। अब इसके जहाँ तक है ना, उनको पता कैसे चलेगा कि मुझे दर्द है, वो तो सिंपल सी बात है, पता तब चलेगा जब उनको पेन हो रहा है। पहले होता है थोड़ा सा पेन, फिर क्या होता है जब ऐसे जैसे वजू के लिए मैंने बताया कि लेग उन्होंने लिफ्ट की, एकदम जो है ना वो मसल स्ट्रेच हुआ, और डिस्क कंप्रेशन जो नर्व है वो मसल स्ट्रेच हुआ, नर्व कंप्रेस होना शुरू हो गई। उससे क्या होता है, पहले कमर में दर्द रहेगा, पहले आपको बर्निंग सेंसेशन होगी और जलन सी होगी, उसके बाद आपका पेन होगा, फिर आपका समटाइम क्या होता है शूटिंग पेन होता है, या क्या होता है जब नर्व बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गई, फिर वो क्या होता है टिगलिंग सी होने लग जाएगी। अच्छा, इसको मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन अभी अपने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे अलामात पे जी। अब ये जितना अभी तक जो सिनेरियो था, ये सारी मतलब इसके काजिज थी, अब है इसका सॉल्यूशन। मतलब आपने सारी परेशानियां मोल ले ली हैं यार, अब सारा इतना सारा आपने बता दिया, इसका क्योर क्या है, किस तरह से आप अपने आप को सेट रख सकते हैं। इट्स सो सिंपल, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बताया था, लाइफस्टाइल अपना लाइफस्टाइल को पहले सेट करें। वो सेट तब करें जब अपना माइंड में उसको इमेजिनेशन रखें कि मैं अगर बैचलर लाइफ मेरी थी, बैचलर लाइफ में मेरा वेट क्या था, मेरी हेल्थ कैसी थी, आए कि मेरे चेहरे पे रिंकल्स तो नहीं थे, आए कि मेरी बैली तो आउट नहीं थी। ये मतलब पहले तो अपने अंदर वो चीज़ें सारी इमेजिनेशन रखें, क्योंकि सबसे पहले एक टारगेट होना चाहिए कि मेरा या मेरे फॉर एग्जांपल के वेस्ट थी, मेल था तो मेरी 30 थी, 32 थी, अब मेरी 42 हो गई है, तो हेल ऑफ डिफरेंस। मतलब आपने अपने जिस्म के ऊपर कोई 20 से 25 किलो वजन आपने रखा हुआ है, अब उसको आपने उतारना है। उतारने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपने अपनी डाइट में बैलेंस डाइट लेके आनी है। मतलब सबसे पहले आपने कोई भी प्लान करना है, सबसे पहले तो आपने अपनी प्लेट छोटी करें, छोटी प्लेट करें, बेशक 2 दफ़ा डालें, 3 दफ़ा डालें, बड़ी प्लेट स्किप कर दें। अगर आपका जो शर्ट पहनते हैं आप, अगर डबल एक्स पहनते हैं, आपने कोशिश करने के मीडियम लार्ज भी आपने ना उसको माइंड में रखें कि मैंने अपना वज़न कैसे कम करना है। इसके बाद आपने जो है ना अपना डाइट प्लान को आपने साथ रखना है, क्योंकि ये बेसिक जब तक आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी आप अपना लाइफस्टाइल को अच्छी इतनी ही तर्ज ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपने न्यूट्रिशन को बैलेंस न्यूट्रिशन, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि आप जैसे मौसमी सुबह से आप जैसे उठते हैं, पानी हमेशा कोशिश करेंगे सुबह लाजमी कोसा पानी आप पिएँ। उसके बाद जनाब आप जो नट्स लाजमी अपने मुट्ठी पर, अब 5 खजूर आप डेली आप खाएं। मतलब ये अब लोग सब क्वेश्चन आते हैं यार महंगी, ये महंगी चीज़ें नहीं है। खजूर आपको 1 kg मिल जाएगी 400 से 500 रुपये के में, वो आपको महीना आराम से चल जाएगी है। और 5 वैसे भी ज़रूरी कम अज़ कम वो 1 खजूर 1 पराठा है ये। इसके बाद आपने जो भी नट्स हैं वो मुट्ठी भर आप लाजमी लें। उसके बाद आपने रोटी आप खाना चाहते हैं, कोशिश करें कि आप मैदे वाली रोटी नहीं हो, जो मतलब एक गंदम की जो होती है ना, वो खुद ही आप करवा के या वैसे बाज़ार में मिल जाते हैं, उस रोटी का इंतखाब करें आप। उसके बाद आपने 10 और 1 के दरमियान अपना जो स्केड्यूल है वो फ्रूट्स का लाजमी अब लेके आएँ। फिर 2 बजे दोपहर में हर सूरत में कोशिश करें आप सलाद का इस्तेमाल करें। और इसी तरह से लेट नाइट ईटिंग है, अब जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आप बारबेक्यू आप ले लें या स्टीम का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और उसके बाद अब आपने अपने एक्सरसाइज की तरफ आना है। अब ऐसे लोग, चूँकि जो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से, आपको मतलब है कि नेक, आप देखें जितने भी ऐसे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, अब उनका कैसे सुबह उन्होंने कभी अपन मतलब आपने रात सोने से पहले अब माइंड में ये रखना है कि मैंने सुबह से लेकर रात नेक को ड्रॉप रखा है, मैंने ऊपर आसमान की तरफ मैंने कितनी दफ़ा देखा है। अब आप देखें कि हम जो सारा कसूर इस बेचारी स्पाइनल कॉर्ड पे दे देते हैं कि हर वक्त ये डिस्टर्ब रहती है। आप देखें उस पर ओवरलोड आपने कितना किया। मतलब ये समझ लें कि आपने ऑफिस में 10 से 12 8 से 10 घंटे काम किया, उसके बाद जो आपके जो फर्दर जो टाइम था वो मोबाइल को आपने दिया। अब मसलसल देखें 30 kg आपने मसलसल लिफ्ट किया हुआ है, मसलसल कुछ अर्से में क्या आपको ये दर्द होना जाए, अकड़ाव खिंचाव तनाव होना शुरू हो जाएगा। ऐसे आपके जो शोल्डर्स हैं वो असाब आपके इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाएंगे, स्वेल होना शुरू हो जाएंगे। मतलब आप ऐसे इरिटेशन से, ऐसे बर्निंग सेंसेशन होगी, जलन होगी, पेन होगा और आपका डिस्कम्फर्ट आप होंगे।
अब उसका क्या था, मसल्सल हेड ड्रॉप करने। अब इसको आपने सेटल डाउन कैसे करना है, हम ऐसे की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। अब आपने नेक को है, नेक आराम से पहले रखा, इसको पहले स्पाइन को सेट किया आपने, मतलब C1 से लेकर नीचे जो कॉक्सिक तक है ना, आपने इसको लूज छोड़ा, स्ट्रेच किया, इससे कि मसल्स आपके नर्व वेन वैसे जितने भी आपको लूज होंगे, स्ट्रेच होंगे, आपका जो अकड़ाव खिंचाव तनाव आपका कम होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने गर्दन को आराम से नीचे लेके जाएं, इतना मतलब जैसे हम जिम्नास्टिक रोल करते हैं, ये नहीं करना, इससे फिर क्या होता है, डबल चीन आपकी हो जाएगी। आराम से उसको रोल करके नीचे आपने 10 सेकंड, अब इसी तरह से आपने ऊपर होल्ड करने 10 सेकंड आपने ये आपने अप्रॉक्सीमेट कोशिश करें 10 सेकंड 10 दफा आप पहले करेंगे। फिर आपने राइट साइड पे आपने किया, आपने शोल्डर बिल्कुल लूज होंगे, अक्सर कहते हैं कंधों को उठा लेते फिर उल्टा पेन हो जाता है, फिर इसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे आपने कर लिया ये। तो इसके बाद आपने है मसल्स रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, मतलब थोड़ा सा इसको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इसी तरह से आप नीचे प्रेस कर सकते हैं, अब इसी तरह से इसको ऊपर की जानिब कर सकते हैं। जैसे हमने राइट किया है, इसी तरीके से आपने थोड़ा सा प्रेशर डेवलप करना है। जैसे हम मसल वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, मतलब वेट लिफ्ट करने के लिए, ये समझो आपका जो है ना 5 kg से 10 kg तक आप इसको लिफ्ट कर दें, ताकि आपके जो मसल जो वीक है इनमें थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग हो आपकी। इसके बाद अक्सर जो लोगों को जो कंधों की तकलीफ होती है, आराम से इसको कंधों को होल्ड करें आप, होल्ड किया आपने, नीचे आपने रिलैक्स कर दिया। अब आराम से इसको क्लॉकवाइज आपने किया और ये एंटी क्लॉकवाइज आपने किया। ये आपके जो जितने भी आपकी स्टिफनेस थी, आपकी जो इन्फ्लेमेशन थी, आपका खिंचाव था ना, वो कम हो गया। इसके बाद आपने हाथों को सीधा रखा, आपने ये जो दर्द अक्सर लोगों को जो डायबिटीज लोग होते हैं उनको फ्रोजन शोल्डर होता है, ये इधर बहुत ज्यादा पेन होता है, समटे पेन आपका आंख में उंगली में डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। आपने ये इसको मतलब कोशिश करेंगे बेसिकली 10 सेकंड 5 सेकंड मकसद ये होता है, इसको आप होल्ड करेंगे। आप जल्दी जल्दी करेंगे ना तो जॉइंट्स पे प्रेशर पड़ेगा, वो फिर जो है ना वो आपका दर्द शुरू हो जाएगा। आराम आराम से आपने किया, ठीक है। इसके बाद अक्सर होता है रोटेटर कफ एक्सरसाइज बोलते हैं, ये आपने 10 सेकंड आपने होल्ड किया, ये नीचे ले गए, अदर आपने हैंड को आपने इसको स्ट्रेच किया आपने, इसके बाद आपने ये रोटेटर कफ एक्सरसाइज, ये मतलब आपके अपर बॉडी की ये मुकम्मल आपकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो गई। इसके बाद आप पीछे चले जाते हैं, हाथ को इस साइड से आपने स्ट्रेच किया आपके ये, फिर दूसरे हाथ से आपने ये स्ट्रेच किया। मतलब ये ऐसे लोग जिनको तकलीफ होती है सर्वाइकल की, गर्दन की होती है, कंधों की होती है, और इस तरह से एल्बो की होती है, और जिनके हाथ मतलब सुन रहते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट ये एक्सरसाइजेस थी जो अभी आपको बताइए। ये एक लाइफ टाइम स्केड्यूल में ये रखनी है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आती है लंबर। अच्छा, फिर ये अक्सर एक दर्द लोगों को रहता है जैसे स्काइस जो है ना कंधे के पीछे, मतलब क्या हुआ कि शावर लिया, फ़ौरन पंखे पे आ गए, या स्वेटिंग हुई, स्वेटिंग के बाद फ़ौरन उन्होंने पंखे पे आ गए। ये कंधे के दरमियान में पेन होता है जो मतलब हार्ट की तरफ समटाइम होता है, वो राइट साइड पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है, वो एक दर्द काफ़ी अर्से तक वो रहता ही है। और जैसे मैंने ये रोटेटर सारी एक्सरसाइज उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये। इसके बाद आपके हैं कमर पे। अब जिनको कमर की तकलीफ है ये 4 एक्सरसाइजेज करें, उसमें शियाटिक पेन भी आता है, लोअर बैक पेन भी आता है, और जो एकदम शूटिंग पेन है उससे काफ़ी कंट्रोल। लूज छोड़ना है, ये स्ट्रेचिंग की। इसके बाद आपने क्या करना है, इस टांग को उठा के, ये ऐसे जिनके कूल्हे में दर्द रहता है ये लो बैक में रहते हैं, ये आपने हाथ को होल्ड किया, आराम से इसको अप्रॉक्सीमेट को 10 से 20 सेकंड आपने किया, फिर रिलैक्स किया। और ऐसे लोग जिनको मतलब लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है वो क्या करें, ये जो पाँव की आर्च है इधर से इसको लिफ्ट किया, ये नीचे प्रेस करेंगे। ये मतलब है कि लोअर एब्डोमेन लोअर बैक पेन के लिए इट्स द बेस्ट एक्सरसाइज ये। मतलब इसको अपने लाइफ स्केड्यूल में, मतलब ऐसे लोग जो जिनको तकलीफ होती है वो नहीं करते, बट ये आराम से बैठे बैठे ये आराम से ये दोनों लेग्स ही आपने कर सकते हैं। ये 2 एक्सरसाइज होगी, स्पाइन स्ट्रेचिंग और ये मतलब जो लो बैक के हवाले से। इसके बाद आपने एक टांग को आपने होल्ड किया, जिनका दर्द कमर से टांग में जाता है वो टांग को ऐसे होल्ड करेंगे। ये अप्रॉक्सीमेट कोशिश करें 10 सेकंड होगा, फिर आराम से वापस लेके जाएं, फिर ये दूसरी टांग को आपने हील आउट, अपनी एडी को जितना हो सकता है इसको स्ट्रेच करना है, घुटने को बिल्कुल सीधा करना है, ये बैक मतलब 3। इसके बाद आपने बिल्कुल बेशक आप हेल्प ले लें इससे, ताकि आपको बॉडी पोस्चर आपका सेट रहे। इसको आपने होल्ड करें, फिर वापस ये। मतलब ये अगर ऐसे लोग जो मतलब ऑफिस में बैठे हैं या घर में बैठे हैं, चेयर पे बैठ के ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ऐसे लोग जो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बाहर नहीं जा सकते, तो ज़ाहिर बात है वो चेयर के ऊपर भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस प्रोग्राम है, फिटनेस के बेशुमार प्रोग्राम्स हैं ये। मतलब वो एज पर जो प्रॉब्लम होता है ना, जैसे हर मतलब जिसका जो प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड जो है वो उसकी एक्सरसाइज करके वो उससे रिलीफ उसको मिल सकता है। जी।
ठीक मतलब है। पूरा जो हर देखें कोई भी डिजीज हो ना, हर डिजीज की मेडिसिन होती है, तो हर डिजीज की हमारे पास एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है। मतलब आप इन एक्सरसाइजेज में हम मसाज थेरेपी भी होती है, ऑक्यूप्रेशर थेरेपी भी होती है, उसके बाद जनाब आपकी जो हमारी जो रिफ्लेक्सोलॉजी होती है, जो ऑक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, हमें पता है कि किस पॉइंट को किस तरह से मैनिपुलेट करना है ये, और उसको टेंशन कैसे है। अब खाली एक्सरसाइज जो मेडिसिन से हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, इसी तरीके से एक्सरसाइज का भी वैसे ट्रीटमेंट है, जैसे मेडिसिन इफेक्ट करती है उसी तरीके से एक्सरसाइज भी इफेक्ट करती अच्छा, है। इनका ज़्यादातर मैं समझती हूँ मेडिसिन के इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हम इस तरह अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएँ, या फिर क्योंकि ये तो मेडिसिन से तो आपको वक्ती कुछ टाइम के लिए तो पेन से रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन वो फॉर एवर उसका कोई नहीं है। मतलब मेडिसिन आप खाते रहेंगे, लेकिन आपकी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं होगी या एक्सरसाइज नहीं होगी तो उससे आपको रिलीफ नहीं मिलता। अंग्रेज ने, गोरे ने बड़ी अच्छी बात की है, उसने कहा वर्ल्ड द बेस्ट मेडिसिन इज एक्सरसाइज। दुनिया में जो सबसे अच्छी जो दवाई है ना, वो आपकी वर्जिश है। अब वर्जिश क्या होती है? वर्जिश जो है ना आपकी फिजिकल एंड मेंटल, जैसे होते हैं ना, आपके फिजिकल कोई भी काम करते हैं उसमें जिस्मानी थकान होती है। जब जिस्मानी थकान होगी तो रात को नींद आपको डीप स्लीप आएगी। जब मेंटल वर्क होगा तो फिर इंसोम्निया होगा, उसको नींद का इश्यू होगा। हाँ। अब फिजिकल एक्सरसाइजेशन है, आप जिम जाते हैं, आप वॉक करते हैं, आप फिजिकल जो भी काम करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको 9 से 10 बजे आपकी आंखें बंद होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिस्मानी थकान इतनी होगी, आपने 10 से 12 घंटे आपने फिजिकल वर्क किया है। तो इसीलिए जो तकलीफ का जो बढ़ना है, जो जिनका मेंटल वर्क ज़्यादा है, ऑफिस वर्क ज़्यादा है, उनके साथ इशू वो ज़्यादा है, वो है इंसोम्निया का। उनको हमेशा हम लोग लाजमी कहते हैं कि प्लीज़ काइंडली 1 घंटा आप अपने आप को लाजमी दें। जब 1 घंटा आप अपने आप को देंगे तो सुबह क्या होता है, जैसे गाड़ी है ना, हमने मुल्तान से कराची जाना है तो उसको नॉन स्टॉप चलाएंगे तो इंजन सीज हो जाएगा। तो इंसानी जिस्म भी है, मतलब जब ओवरलोड करेंगे, ओवरलोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इन्फ्लेम्ड होना शुरू होता है। आप मतलब फोकस नहीं होता। मतलब अक्सर जो फोर्सेस हैं उनको 6 से 8 घंटे ड्यूटीज क्यों देते हैं? वो एक्टिवली वो ड्यूटी करते हैं। जब जो हमारे मुआशरे में जो हमारी पुलिस हैं, उन बेचारों पे जितना 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, मुझे यकीन करना, हमारी पुलिस वाले इन पे बड़ा मुझे कभी तरस आता है। इनके यकीन करना कि मैं अक्सर कहता हूँ, मैं क्या जुल्म जो है ना हमारी इन फोर्स पे, ना इनका अच्छा बेचारों का वॉशरूम, ना अच्छा पानी है, ना अच्छा खाना पीना है। मतलब 24 घंटे वो बेचारे क्या परफॉर्म करें? मतलब ठीक है, हर बंदे की विश होती है यार चलें कम से कम हम जो भी कहें हलाल रिज़्क़ करेंगे। तो फिर जो एक हमारे मुआशरे में जो आजकल है, जैसे आजकल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह कि जब ओवरलोड डालेंगे तो आपको उसके साइड इफेक्ट मिलेंगे। साइड इफेक्ट है कि आप फिजिकल रिलैक्स नहीं है, फिजिकल मेंटल जो है ना कोऑर्डिनेशन बहुत ज़हनी तनाव भी तो बहुत ज़्यादा ना हमारे माशरे में, हम लोग बहुत ज़्यादा कि जिस तरह परेशानियां हैं, मसाइल हैं, जिसमें हमारे जो है वो ज़हनी तनाव का शिकार हम ज़्यादा रहते हैं। आपका दिमाग जो है वो फुल टाइम इन्हीं उसी चीज़ों में उलझा रहता है। देखिए, उलझने की जो मेन वजह है ना, वो वजह है कि उनका मेंटल जो है ना सेटिस्फेक्शन नहीं है, फिजिकल एग्जर्शन नहीं है। भी आपका जो उसका भी रिलैक्स होना जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जाहिर सी बात है जो यंग लोग जिनको ये मसला हो जाए डिस्क का, तो उनके लिए तो चलो थोड़ा सा है कि वो इस चीज़ को एक्सरसाइज करके या अपने आप को, जो बुजुर्ग होते हैं उनको इस तरह का इशू हो जाए तो उनके लिए तो बड़ा मुश्किल है एक्सरसाइज करना। और इस तरह एक्सरसाइज जो है ना 2 कैटेगराइज बेसिस पे होती हैं। एक्सरसाइज का सिर्फ ये नहीं होता, वो होता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट तो ज़ाहिर बात है वो अभी नहीं करते, इंडिपेंडेंट उनको करवाई जाती है। इंडिपेंडेंट जैसे एक फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी में जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको इनिशियल बेसिस पे ग्रास रूट पे उनको मोबिलाइज करना पड़ता ही है। अब ज़ाहिर बात है ओल्ड एज है, वो तो बेचारे पड़े हैं, उनके पोस्चर चेंज करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, और उनको उठाना बिठाना इज टू टेरिबल। तो इसलिए जो फिजिकल थेरेपी जो ज़्यादा जो है ना, मतलब यूरोप में, फॉर द कंट्री में, उधर तो बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है, उधर तो मतलब वैकेंसीज भी नहीं होते। मतलब फिजियो से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको टाइम टेकिंग होता है। पाकिस्तान में मतलब जगह जगह, बट इधर अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस ना होने की वजह से बेचारे जो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो निगलेक्ट होते हैं। अब जैसे स्ट्रोक पेशेंट है, फालिज का पेशेंट है, अब उसको केयर करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब उनको उठाना बिठाना, वॉशरूम उठाना, उनको खिलाना बहुत मसला होता है। बट उसको क्या होता है कि जो हेल्पफुल होते हैं, हम लोग उनके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं कि उनको पहले मतलब जो उनके मतलब होता है, यह तो टीम वर्क। मैं मतलब अपने पेशेंट को रिकवर करने के लिए हमेशा मैं टीम बिल्ड करता हूँ।
अब मतलब एक घर के पहले पूछता हूँ भाई घर के कितने अफराद हैं, वो कहते हैं 5। मैं हर बंदे ने आपने 20 मिनट से आपने देने हैं। अब एक क्या होता है, एक तो उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पेशेंट के साथ हो जाती है, हर बंदे ने 20 मिनट देना, बैठना, गप भी करना है, उनको एक्सरसाइज भी करवाने हैं, वो उनको एक मतलब टारगेट देने हैं। अब मेरे पास मतलब जो पेशेंट्स आते हैं तो अब उनका क्या होता है, वो बेड हिडन होते हैं। अब बट वो क्या था, क्लिनिक आ जाते हैं। जब क्लिनिक आते हैं उनको मतलब हमारी जो चीज़ें होती हैं वो सारी एविडेंस बेस पे होती हैं। अब फॉर एग्जांपल के P12 2 डंडे हैं, अब वो बंदा खड़ा नहीं हो सकता, उसको बोलना कि आपने इसको एक हाथ से आपने इधर से पकड़ना, आपने ये 20 चक्कर जब आप लगा लेंगे तो उसके बाद आप स्टिक पे आसानी से आप अपने आप को चलने फिरने के, वॉशरूम जाना आपके लिए आसान हो जाएगी। अब उसका टारगेट में होता है कि यार इसको जो है ना रिकवर मैंने कवर कैसे करना ये, अब ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस वो करते हैं। अब इसी तरह से आपसे एक वाकई शेयर करता हूँ। एक इंडियन की एक वॉलीबॉलर थी। अब उसका क्या हुआ कि वो मतलब मुंबई से उसने दिल्ली आना था, तो रास्ते में जो है ना उसने अपनी एक चेन पहनी होती सोने की। अब कुछ चोर थे, उसके फोकस था कि जैसे अंधेरा होगा तो हमने इससे स्नैच हमने करनी है। मतलब जैसे अंधेरा हुआ, लाइट ऑफ हुई तो फौरन आए, उससे फाइटिंग हुई। फाइटिंग करते करते जो मतलब चोर थे उन्होंने स्नैच की और उसको धक्का दे दिया। जैसे उसने धक्का दिया नीचे गिरी तो ट्रेन मतलब एक फ्रैक्चर हो गया और उसकी टांग कट गई। तो कटने के बाद वो 1.5 साल हॉस्पिटलाइज हुई। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसने फौरन, उसके सामने थी माउंट एवरेस्ट की, उसने वर्ल्ड द बिगेस्ट जो है ना वो जो है चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, उसको मैंने सर्व करना है। अब जबकि उसकी एक टांग नहीं है, उसका एंकल भी उसका फ्रैक्चर है। अब उसने माइंड कहाँ वो लेके गई कि मैंने अपने आप को माजूरी में नहीं रखना। उसने वो माइंड, वो जज्बा अपने अंदर रखा। उसने जो रिकवर होने के बाद वो बेस कैंप में गई। पहला जो कैंप पे पहुंचने के लिए आपको 30 मिनट्स लगते हैं, उसको जनाब 1.5-2 घंटे लगते हैं। उसके बाद जनाब वो खैर प्रैक्टिस करते 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 वो रिकवर हो गई। उसके बाद वो उनके साथ अटैच हो गई। अब पहले बेस 1 2 3 4 5 ऊपर गए, वापस आए, कई लोगों की उसमें डेथ हो गई। ये मतलब जो वर्ड्स हैं सेम टू सेम वर्ड्स उसके हैं जो उसने एक मोटिवेशनल लोगों को मतलब कि मैसेज उसने दिया था। मतलब है कि अब जब आ रहे ग्लेशियर था, ग्लेशियर से वो हाथ उसका पेस्ट होता है, रेड मतलब ब्लू हाथ हो जाते हैं। मतलब कभी अपनी जो सिंथेटिक लेग को कवर करते, कभी उसके एंकल पे पेन हो। बट उसने जो अपने पे टफ टाइम इसलिए दिया कि मैंने नॉर्मल लाइफ गुजारनी है। मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनको मैं लाजमी ये शेयर करता हूँ, और ऐसे मोटिवेट करने के लिए ज़ाहिर बात है मोटिवेशनल जो कन्वर्सेशन होती है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। मतलब घर में कोई भी आपके कोई पेशेंट है आपका, तो उसको मतलब आप पॉजिटिव जो लेजेंड लोग हैं, जो मतलब एक हमारे इस माशरे में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो मतलब अचीवर्स हैं, उनकी मतलब जो उस लाइफ के जो सिनेरियो है, जो उनकी कन्वर्सेशन है, उनसे लाजमी वो डिस्कस करें, उनको मोटिवेट करें, उनकी काउंसलिंग करें। जब तक काउंसलिंग नहीं होगी वो रिकवर नहीं होंगे। तो बेस्ट जो चीज़ है मतलब मेडिसिन से बेस्ट है उनकी काउंसलिंग है। साइकोलॉजिकली आपको फॉर एग्जाम्पल कोई तकलीफ हो गई है, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दी है, बट आपके अंदर है। मैं आप किसी की बात नहीं, मैं अपने फादर की बात करता हूँ। मेरे फादर को डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ से उनको जनाब ग्लूटिस पे उनका एक मतलब दाना सा निकला, वो फैल गया। तो फैल गया तो डॉक्टर साहब को हमने घर बुलाया। तो उसके बाद तो क्या कहते यार अब जितनी है 5-7 दिन की आप सेवा कर लें, खिदमत कर लें। तो अब्बू ने बात सुन ली। उस सुनने के बाद तो वो एकदम लाफ्टर दी, हंसने लगे। कहते बेटा डॉक्टर साहब खुदा तो नहीं है, जब मेरा वक्त आएगा तो मुझे किसी ने बचाना, मैंने चले जाना है। 7 साल वो बिल्कुल फिट रहे। अच्छा। मतलब जो लास्ट आज भी मुझे नाइट याद है कि रात में उनकी तबीयत ख़राब हुई, मुझे कहने लगे कि बेटा बस, मतलब यहीं से मैंने उनको लिया, निसर ले गया, निसर उन्होंने हुआ। मतलब ये अब उन फीट मतलब ये वो AC चल रहा था। बेटा मुझे ठंड लगी, साइड पे मैंने वॉशरूम जाना है, ये लोग आए हैं, इनको साइड पे करो। तो मतलब जैसे बेड पे थे, सडन उनका कार्डियक अरेस्ट हो गई। मतलब हाथों हाथ में। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि जब वक्त आना किसी ने नहीं बताना, बचाना किसी ने नहीं है। आपने अपने जितनी सांसें हैं तो कम से कम इसको तो थोड़ा सा अच्छी तरीके से गुजारें। तो मतलब ये बात जो हमारे जो प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं, जो घर में ऐसे जो बेडरिडन हैं, जो तो प्लीज़ काइंडली अपने माइंड को थोड़ा सा खोलें उसको। मतलब जितनी ज़िंदगी है आपके मतलब बैठे रहने से आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी। आप पाँव आपका ज़मीन पर है, आप ठीक हैं। जब आपका पाँव ज़मीन पर नहीं लगेगा समझो आप तकलीफ में है। अभी कुछ अर्सा पहले एक नावल पढ़ रहा था, अमेरिकन एक 114 उसकी एज थी। तो डेथ से 6 दिन पहले वो लोग अनटिल जब तक वो मतलब है कि बेड हिडन नहीं होते ना, वो रिटायर्ड नहीं होते। वो कहते हैं हम फिट हैं। तो मतलब एक 6 दिन पहले उसने अनाउंस किया कि नाउ आई एम रिटायर्ड। 7वें दिन उसकी डेथ हुई। मतलब हम जब ऐसे हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे सिटीजन हैं। तो हाँ ये है ना कि जैसे ही आपने 40+ हम होते हैं तो उसके बाद तो आपकी वो एनर्जी लेवल भी नहीं रहता, और जिस तरह के हम मसाइलों से 2-4 रहते हैं तो हम तो कहते हैं वक्त से पहले ही जो है ना
वो बूढ़े हो गए और अब क्या करना। देख- अच्छा, फिर जब आप घर में हमारे जो स्पेशली बुजुर्ग हैं अभी जिनकी डाइट बड़ी अच्छी रही है, हम तो खैर अब डाइट के हवाले से तो हमारे पेरेंट्स भी और हमारे उसमें हम देखें जो हमारे बुजुर्ग हैं वो यही कहते हैं कि अब लोगों का हेल्दी लाइफ स्टाइल ही नहीं है, डाइट अच्छी नहीं है। तो उनके टाइम की जो डाइट थी वो उनके काम भी आती है। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ ये होता है ना कि बस अभी खाया पिया जिस तरह का लाइफ स्टाइल है 40+ का, क्या एक्सरसाइज करनी है या अब हमने क्या इस तरह का लाइफ स्टाइल अपनाना है, फिट रखना जो है वो हर किसी के बस की बात भी नहीं है ना। देखिए, बात आपकी बड़ी जबरदस्त है कि हम लोग कहते हैं ना 40 यार अब हमारी एज खत्म। मैं समझता हूँ कि देखें 40 के बाद तो मसाइल शुरू होते हैं। सही बात असल जो चीज है, देखें आप बीमारियां भी आपको तभी अटैक करती देखें हैं। आप 40 तक हैं, आपको कोई इशू नहीं होता। मैं अक्सर कहा करता हूँ ये जो 40 साल तक हम जो जीते हैं ना, हम अपने माँ बाप के जो खिलाया होता ना, उस बेस पे हमारे अंदर वाइटलिटी, एनर्जी और ये होती है। जैसे 40 क्रॉस करते हमारा जो शुरू होता है, हमारा जो कमाया हुआ, तो हम 10 साल ही हम नहीं सर्वाइव कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिजीज में बाहर की मिसाल दे रहे थे, बाकी बाहर के हम जब भी देखते हैं उनकी 90+, 100+, अच्छा 150 भी क्रॉस किया हुआ है, वो खुद अपने काम खुद कर रहे होते थे। मैं तो ये भी हैरान होती हूँ। अच्छा, जहाँ वहाँ के बुजुर्ग हैं वो अपना काम अपना चीज़ें जो है वो तमाम उनके, यहाँ हमारे बुजुर्ग तो खैर इस हवाले से हो जाता है ना कि उनको अब ज़रूरत पड़ती है कि उनके साथ जो है वो एक टेक केयर करने वाला हो, उनकी तमाम चीज़ें लुक आफ्टर करे उनकी प्रॉपर। अच्छा, अभी मैं ऐसे कि जो जहाँ तक एज की बात है ना, मैं अक्सर हॉस्पिटल में जाता हूँ ना, मतलब उनकी कोई ओवर जो है ना 115 साल 20 साल, मतलब पिछले महीने भी मेरे काफ़ी सारे पेशेंट मैंने ऑन कॉल मैंने विजिट हॉस्पिटल्स में करता हूँ ना, तो मैं उनसे लाजिम पूछता हूँ कि आपकी जो एक अच्छी लाइफ गुजारने के पीछे एक राज क्या है। मैं लाजमी उनसे शेयर करता हूँ। तो वो कहते हैं कि जना हमने सादा ग़िज़ा खाई हैं, हमने बहक नहीं खाई, हमने वही दूध दही और देसी घी, इन चीज़ों पे हम लोगों ने अपनी जो है ना ज़िंदगी इसी पे हम लोगों ने गुजारी, जिसकी वजह से ये है। अच्छा फिर क्या, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जो है ना, उनकी जब देखते उनकी उम्र ज़्यादा थी, तो उसमें अब मैं फिर थोड़ा सा है ना, इंसान है यार, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो इंसान की अच्छी सेहत के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, जैसे अंजीर और जैतून, इससे तो वैसे भी कसम खाई है। मतलब ये कितनी अच्छी चीज़ें, ये भी इसका तरीके के मुताबिक हमें इसको इस्तेमाल करनी चाहिए। नहीं तो कम से कम जो जैतून के जो ड्रॉ है, मतलब टीस्पून हम डेली इस्तेमाल करें। अंजीरें रात को भिगो के रखें, सुबह हम उसको मिल्क शेक की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उन बुजुर्गों से भी जो मैंने पूछे जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, जो उनके 120 30 साल 25 साल जो उम्र, उनसे भी मैं लाजमी उनके पीछे हैं सादा ग़िज़ा है। अच्छी जो लाइफ है ना, अच्छी सेहत गुजारने के लिए वो सादगी बहुत ज़रूरी है। जितनी लाइफ में सिंथेटिक चीज़ें आएंगी उतनी हम मामला भी आपके उसी तरीके से सेहत के साथ। अच्छा, जिनके रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, स्पेशली जिनकी जो है बाइक से हो गया या किसी तरीके से गाड़ी में, उनकी इस तरह के जो मसले मसाइल हो जाते हैं, उनको जो चोटें आती हैं, उनको उनके लिए फिजिकल थेरेपीज जो हैं वो कौन सी होती हैं? देखें, उसमें जो रोड एक्सीडेंट की जो होते हैं ना, मतलब ये आर्थो से रिलेटेड जितने भी हैं, ये मतलब रोड एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद मतलब एक होता है 6 वीक का होता है, कोई 4 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, जो मतलब एज पर उनके जो डॉक्टर ने रिकमेंड किया होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फीमर बोन है, इसमें टाइम टेकिंग होता है, ये मतलब ये पूरा ये एक पिलर है ये। अब उसके बाद क्या होता है, मुसलसल जो उनकी बैंडेज होने की वजह से वो कॉन्टेक्चर बन जाते हैं, ये मतलब अक्सर देखें वो कॉन्टेक्चर हो जाते हैं। अब अगर सबसे जो इजी हो तो मतलब इजी मतलब उसकी अटैचमेंट, जैसे हमारे एल्बो का हमारे नी का, ये इजी इनकी अटैचमेंट होती है, बट इसको इनके साथ कॉन्टेक्चर हो जाते हैं। जो कॉन्टेक्चर को रिमूव हाँ जी, कॉन्टेक्चर को रिमूव करने के लिए अप्रॉक्सीमेट आपको 3 से 6 महीने लगते हैं। 3 महीने वो बेशुमार मेरे से रिकवर हुए हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इंथुसियास्टिक होते हैं, तो उनमें कहते हैं हमने करना ही है। अब मेरे पास बेशुमार ऐसे पेशेंट रोजाना मुख्तलिफ फ्रैक्चर्स के लोग आते हैं, बट क्या होता है कि पहले उन मसल्स की उनकी मतलब है कि ये वही बात है कि डिपेंडेंट को रिलैक्स करके और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सारा है। मतलब अगर होमवर्क करेंगे तो ज़ाहिर बात है जल्दी रिकवर हो गए, होमवर्क नहीं करेंगे टाइम पे। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और बहुत डिटेल में जो है तमाम चीज़ों को डिस्कस किया, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, रोही एटन में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी साहबजादा रूफी सरकार साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। शायर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, तो इनकी शायरी भी सुनेंगे, कॉलम की बातें भी होंगी। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी इरफान फरहत, हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी शायर हैं, पंजाबी शायरी भी करते हैं और उर्दू में भी शायरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा, आज हम इनकी शायरी भी सुनेंगे, साथ में आपको पता है कि दोनों का शायरी के साथ ताल्लुक़ है, तो इनकी शायरी का जो सफ़र रहा उस हवाले से जानेंगे। पंजाबी अदब पे भी बात करेंगे, क्योंकि अब हम तो देखते हैं कि हर तरह की शायरी होती है, उर्दू में भी, पंजाबी में भी, फ़ारसी में भी, तमाम ज़बानों में शायरी हुई है। तो इन तमाम चीज़ें जो हैं वो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो क्या रूफी साहब क्या कर रहे हैं आजकल, किस मौजू पे आजकल जो है वो कॉलम लिख रहे हैं आप? आजकल देखें, जो तख्लीक़ कार होता है ना, उसकी जो फीड होती है, जो उसके दिमाग की, जिसको हम ऐसे कह लें कि दिमागी ग़िज़ा जिसे हम कहते हैं, वो होती है सोसाइटी। वो अपना सारा जो मोस्टली उसके जो मौज़ूआत हैं वो अपने समाज से लेता है। तो जो समाज में सूरत हाल है वही शायर व अदीब के जो ज़हन है उसमें भी चल रहा होता है। घरेलू हालात भी बड़े मैटर करते हैं। तो ये आपको वैसे एक बात बता दूं कि शायरी जो है आम तौर पर दो किस्म की यानी कि होती है। एक होती है दाखिली और एक होती है खारजी। जो दाखिली वारदात होती है वो होती है यूजुअली रोमांटिक होती है, या अजियत पसंदी के बारे में होती है, या अपने महबूब के बारे में होती है, या जो आपकी इनर फीलिंग्स होती हैं उनके बारे में होती है। जो खारजी होती है वो है आम तौर पर सोसाइटी के बारे में होती है, समाज के जो मुस्बत या मनफी पहलू हैं उनके बारे में होती है, लोगों के बारे में होती है, गुर्बत, महंगाई, जबर और आज़ादी, ग़ुलामी का जो तसव्वुर है, जो ज़हनी ग़ुलामी है, और जो लोगों के ऊपर मसाइब हैं या कोई तहरीक चल रही होती है उस बारे में जो हम शायरी करते हैं उनको हम खारजी कहते हैं। सही। तो मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है कि इस वक्त ऐसा स्टेज है पाकिस्तान की सोसाइटी में कि दाखिल और खारिज जो है वो तकरीबन मिल गया है। कि जब खारजी हालात ख़राब होते हैं, जब महंगाई की लहर आती है, तो ओबियसली जो अंदरूनी मामलात हैं, फैमिली के मैटर्स हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इससे इंसान के ज़हन को फीड मिलती है। तो बिल्कुल आपको पता है कि एक महंगाई है, दूसरा जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, ये दो चीज़ें हैं। और आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, उस हवाले से भी अब ज़ाहिर है डायरेक्ट तो इलेक्शन पे बहुत कम शायरी होती है, क्योंकि ये एक वक्ती टॉपिक होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इसके असरात होते हैं, या जो इसके अंदर टेक्निक्स होती हैं, जो मतलब धांधली कह लें, या जो हमारे ऊपर क़यादत को मुसल्लत करने की एक रूटीन है, उस हवाले से हम लिखते रहते हैं और लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि समाज की बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। तो आजकल ये सूरत हाल चल रही है। सही है। अच्छा, क्योंकि इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इरफान साहब आपकी जर्नी के हवाले से जानेंगे, शायरी कैसे स्टार्ट की? पंजाबी शायरी का अपना एक अंदाज होता है, जी। और उस हवाले से भी हमें बताइएगा कि कैसा रहा ये सफ़र। वैसे तो शायर जो होता है वो ऑलरेडी पहले से बना बनाया शायर होता है कोई बंदा। तो ये तख़य्युलात कुछ होते हैं ना छुपे हुए शायर, वो बस अपने तक ही शायरी रखते हैं। वैसे उर्दू में शायरी तो काफ़ी अरसे से कर रहे थे, लेकिन जो है वो असल में मैंने ज़रूरत महसूस की कि हमें जो है वो पंजाबी, चूँकि हमारी मदर लैंग्वेज है, हमारी माँ बोली है, तो हर शख्स को अपनी माँ बोली को हमें जो है वो प्रमोट करना चाहिए। और मैं मुझे अंदर से एक ऐसी फीलिंग्स आई कि जो मैं अपने जो मेरे दिल की बातें हैं या जो मेरे जहन में आने वाली चीज़ें हैं, मैं उन्हें बेहतर अंदाज में जो है वो पंजाबी में मैं उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकता हूँ। तो गज़ल वैसे ही जो अब बहुत ज़्यादा जो है वो आगे निकल गई है। पहले अभी सिर्फ वो सिर्फ एक कह लें कि किसी सिनफ़े नाज़क की बातें करना गज़ल नहीं रही, अभी तो बहुत ज़्यादा गज़ल आ गए मुआशरती हवालों से और दीगर जो बातें हैं। मैं समझता हूँ कि पंजाबी में जो है वो मैंने समझा कि मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो अपने ख़यालात को मैं डिलीवर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर पंजाबी में शायरी की, और अभी पूरी तरह फोकस मैंने किया हुआ है पंजाबी को। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे ऊपर मेरे सूबे का, मेरे पंजाब का या मेरी मदर लैंग्वेज का मुझ पे कर्ज है जो मैं उतारने की कोशिश कर रहा हूँ।
सही हो गया। अच्छा अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? हमें कुछ मैं कहती हूँ चलें आपके साथ साथ शायरी भी हम सुने ना। जी जी। बस मैं देखिए मैं चूँकि जर्नलिस्ट हूँ तो वो ऐसी चीज़ें वो देखने, पिछले दिनों मैं एक जगह पे था चौक में, तो एक मजिस्ट्रेट साहब ने वो एक गरीब बंदे के फ्रूट लगा हुआ था, तो उसको उसने ऐसे धक्का दिया, वो फ्रूट नीचे गिर गया काफ़ी, बस वो बड़ा बुरा लगा। फिर मैंने उसी पे एक लिखे थे कुछ अशार के, केड़ी सी तू केड़ी करती, केड़ी सी तू केड़ी करती, ਬਣਦੀ नहीं सी जेड़ी करती, केड़ी सी तू केड़ी करती, ਬਣਦੀ नहीं सी जेड़ी करती, आटा लैके घर जाना सी, अफसर पुट्ठी रेड़ी करती। वाह। आटा लैके घर जाना सी, अफसर पुट्ठी रेड़ी करती। और एक और गज़ल है कि उसमें वंडी आउंदा चानण घर घर विच खलार ना देवां, वंडी आउंदा चानण घर घर विच खलार ना देवां, आसमानां तो सूरज खिच के भुंजे मार ना देवां, ते जी करदा ए धरती मां दे कखां कंढियां उतों, जी करदा ए धरती मां दे कखां कंढियां उतों, अंबरी चमकण वाला हर एक तारा वार ना देवां, ते राती रांझे दे नाल मेरी खुली गपशप लगी, क्या बात। राती रांझे दे नाल मेरी खुली गपशप लगी, मैं क्या तेनू कुछ चिर कैदो दा किरदार ना देवां, और चंगे हुंदे ने पर बहुत सहारे भी नहीं चंगे, चंगे हुंदे ने पर बहुत सहारे भी नहीं चंगे, हुण मैं अपने कदमां ते भी कुछ कुछ भार ना देवां, क्या बात। और इक्को आ फरहत ते इक्को मां दे ढिड्डों जम्मे, इक्को आ फरहत ते इक्को मां दे ढिड्डों जम्मे, अपने भैन भरावां नूं मैं रज के प्यार ना देवां। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। अच्छा आपने अपनी बुक्स के हवाले से भी बताइएगा या बुक पे अभी बुक कोई नहीं काम है? जारी है। हाँ जी इंशाल्लाह। अच्छा। क्योंकि किताब मेरे ख्याल में जो पहली किताब है वो ऐलान होती है शायर का, ऐसे ही है। तो ये चाह रहे हैं कि कोई अच्छा ऐलान हो, बस उसमें उसको ज़रा लेकिन इंशाल्लाह उस पर काम जारी है इंशाल्लाह बहुत जल्दी। वो पंजाबी में ही है या पंजाबी में उसमें? है, अच्छा ठीक है, वो पंजाबी में। पंजाबी पे ही आप जी, काम कर रहे हैं, जी, ठीक हो जी, गया। जी, पंजाबी। अच्छा आपकी बुक्स के हवाले से काम जारी था? हाँ जी हाँ जी। एक बुक मैंने आपको बताया था ना कि काफ़ी शुरू में जब मैंने एक बुक जो है वो शाया करवाई थी, तो वो आउट ऑफ प्रिंट है अब, तो शायद किसी चाहने वाले के पास कोई इसकी एक आध कापी पड़ी होगी। जब मैं दोबारा इस तरफ आऊँगा तो जब नकाद को ज़रूरत होगी या अगर कोई रिसर्च करेगा तो उस वक्त शायद उसकी ज़रूरत पड़ जाए, फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी अगली किताब पे अभी काम जारी है। ये देखें जिस तरह उन्होंने कहा है कि किताब कुछ लोगों को लाने का बड़ा शौक़ होता है, और आजकल के लोगों जो नौजवान लड़के 10 गज़लें कहते हैं जी फ़ौरन आ जाए, कि मैं समझता हूँ ये मुनासिब बात नहीं है। किताब जिस तरह उन्होंने कहा है कि आपके होने का ऐलान होता है, तो हमेशा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो बुक बंदे को उस वक्त लेके आनी चाहिए कि जब आप समझे कि अब आप वाकई लोगों को, अच्छा शायरी में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है चौंका देना, कि जब बंदा शेर पढ़े या शेर सुने तो जो नकाद है, जो राइटर है, वो कम अज़ कम अगले लोगों को चौंका सके। तो इस वजह से बहुत सोच समझ के और पुख्तगी से जब शायरी होने लगे फिर किताब लेके आनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस हवाले से कोई अच्छा फैसला होगा, आप जल्द खुशखबरी सुनेंगे। चलें अच्छी बात है जी। अभी आप क्या सुना रहे हैं आप हमें? मैं आपको उर्दू के, ज़ाहिर है मैं तो उर्दू ही लिखता हूँ सही है। एक आज उर्दू और पंजाबी शायरी जो है हमें सुनने को मिलेगी। गज़ल के 4-5 इशार सुनाता हूँ। ये हर्फ लफ्ज़ परिंदे दरख्त लहजा है। बेसिकली ये मैसेज ओरिएंटेड गज़ल है, गुड विल के हवाले से और गुड जेस्टर के हवाले से। सही। ये हर्फ लफ्ज़ परिंदे दरख्त लहजा है, चमन के सारे मकीनों का बख्त लहजा है। वाह। और भले हो आलिम फाजिल या कोई दानिशवर, भले हो आलिम फाजिल या कोई दानिशवर, हैं सब कमाल अबस जो करख्त लहजा है। वाह। और वफा के रास्ते में सबका यही असासा है, वफा के रास्ते में सबका यही असासा है, मुसाफराने मोहब्बत का रख्त लहजा है। वाह। और शेर देखें, है तुझ में इल्म न हिकमत न है हुनर कोई। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जुबान की कमाई खाते हैं।
है तुझ में इल्म न हिकमत न है हुनर कोई, ये चापलूसी जरिया है बख्त ले जा है। वाह। और है रायगां सभी वाजो नसीहतें रूफी, है रायगां सभी वाजो नसीहतें रूफी, जुबां में कैसे असर हो कि सख्त ले जा है। वाह क्या बात है। चमन के सारे मकीनों का बख्त ले जा। ले बहुत जाए। शुक्रिया। अच्छा, वैसे ही हमारे आए रोज़ तो रवैयों पे बात होती ही है। जी जी। और फिर जब अदब की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें जो अदब सिखाता है वो तमीज़ ही सिखाता है। अखलाक के हमारे जो रवैये हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करता है। लेकिन अभी तो हम ये देखते हैं कि जो काफ़ी शोरा हैं हजरात, उनमें भी मैं कहती हूँ अदब वाली जो चीज़ है वो बड़ी, उसमें भी कमी दिखाई दे रही है। आप कितना इस बात से इत्तेफाक करते हैं? सबसे पहले तो इरफान साहब से जान लेते हैं। बस जैसे जैसे अब शायर लोग बढ़ रहे हैं, इसमें मॉडर्निज्म ज़्यादा आ रही है। लोग जो है वो सोशल मीडिया का इसमें किरदार है, और इसमें हम लोग जो हैं वो सोशल ज़्यादा होते जा रहे हैं। और बहुत से वाकई अब पहले आज से कुछ पीछे चले जाएं तो वाकई बड़ा महज़ब एक जो शायर होते थे वो बड़े महज़ब थे। अभी जो है वाकई इस चीज़ का जो है वो बहुत ज़्यादा फुकदान पाया जा रहा है। जो नए आने वाले शायर हैं शायद उनकी जो है वो उनकी बेस ही जो है वो सोशल मीडिया पे और ऐसे फ़ास्ट किस्म की बेस है, या उन्हें कोई बेहतर किस्म के असातिज़ा जो हैं उन्हें मुहैया नहीं होते, जिस वजह से वो जो है ना वो इस तरफ अदब, वैसे तो अदब है लेकिन कुछ लोगों ने प्रोफेशन भी इसको बनाया हुआ है। वो ज़्यादातर इसको जो है वो उन्होंने प्रोफेशनल इसको अडॉप्ट किया हुआ है, जिस वजह से उनमें ये अदबी जो सलाहियतें हैं, जो एक अदबी बंदे में जो अदबी उसका लहजा होना चाहिए वो वाकई उसमें जो है वो कम नज़र आता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, मैं भी आपकी बात से किसी हद तक मुत्तफिक हूँ कि मौजूदा दौर में जो अदब है वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में नाकाम है। ये तो फाइनल है, एग्जैक्टली मेरे ख्याल में ये है। अब आगे इसकी वजूहात है, जिस तरह उन्होंने बताया है कि अहले जो इक़्तिदार हैं उनकी तरजीहात में, या जो स्टेट है, जो हुकूमत है, उनकी तरजीहात में अदब कहीं नहीं है। तो अदब को प्रमोट करने में उनका कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी ना उनका कोई किरदार है। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि जो नई नस्ल है वो है सोशल मीडिया ओरिएंटेड। सोशल मीडिया बज़ात खुद इतना आपको नॉलेज, या नॉलेज तो खैर नहीं, इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है कि वो समझते हैं कि हमें किसी उस्ताद की या हमें किसी तहज़ीब की ज़रूरत नहीं है। वो समझते हैं कि बदतमीज़ी जो है वो आउटस्पोकन होना है। अब आप बोल्ड होने में और बदतमीज़ होने में थोड़ा सा फ़र्क होता है ना। इसी तरह शायरी में जो अदीब हैं वो, और जो नए राइटर्स आ रहे हैं, वो समझते हैं कि जी हम सारा कुछ सीख चुके हैं, हम सारा कुछ जान चुके हैं, हमें उस्ताद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब असातिज़ा जो है उनका भी वही हाल है कि ज़ाहिर है वो भी कमर्शलिज़म के दौर में ही सांस ले रहे हैं, उनकी भी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके अलावा पैसा जो लोग, अगर हुकूमत अगर अवार्ड वगैरह देती है या प्रमोट भी करती है तो वो अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उनको मद्देनज़र रख के करती है। अपने जो गुड बुक के जो फेवरेटिज्म है उसको इस वजह से, जहाँ पे लगना चाहिए पैसा, जहाँ लोगों की तमीज़ या तरबियत या एक जहन साजी होनी चाहिए इस हवाले से, तो उस तरफ कोई फोकस नहीं है, तो रिजल्ट हमारे सामने। अच्छा, फिर वही बात आ जाती है कि फेवरेटिज्म भी अब हर जगह आपको दिखाई देता है। अच्छा, अदब में भी आप अभी असातिज़ा हैं तो वो भी किसी हद तक ना इस हवाले से कासिर ही है कि वो अपना एक इल्म है वो दूसरे में किसी को ट्रांसफ़र कर सकें या अपने स्टूडेंट को दे सकें। तो इस हवाले से भी हम देखते हैं कि वो चीज़ें नहीं रहेंगी। बिल्कुल ठीक बात है। असल में ना जब सोसाइटी, पहले भी बात करते हैं, जब सोसाइटी ज़वाल पजीर होती है तो ये नहीं हो सकता कि कोई उसका एक शोबा जो है वो अपनी असल हालत में बरकरार रहे। तो ज़वाल मजमूई तौर पे आता है। तो असातिज़ा भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, तो उसके अंदर भी, उनके अंदर भी लोगों को देखकर ये कमर्शलिज़म, ये पैसे का लालच और जो मादियत परस्ती ये आ गई है। तो उनकी सूरत हाल आपके सामने ही है। अगर हमारे असातिज़ा इतने अच्छे होते तो हमारे मुल्क का ये हाल होता। ये तो शॉर्टेज में कह रहा हूँ, क्योंकि असातिज़ा ही तो नेशन बिल्डर होने का उनको दावा है ना। तो नेशन की जो ख़राबी है वो उसके ज़िम्मेदार भी ऑब्वियसली वही हैं। तो ये ओवरऑल है, चाहे स्कूल लेवल पे कह लें, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, मिडल वगैरह, उसके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हद तक के जो बड़े बड़े इदारे हैं। अच्छा, भी लिमिटेड हो गया ना। असातिज़ा पहले अपने बच्चों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते थे, या
अक्सर तो पेरेंट्स को बड़ा सेटिस्फाई करके हमारे जो टीचर्स हैं वो भेज दिया जाता था कि आप बेफिक्र रहें, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी जो एक लेने वाला टाइम था या जो चीज़ें हैं, टीचर अब वो जिम्मेदारी नहीं लेते ना। अब तो वो उनका ये कि बस आया, लेक्चर दिया, पढ़ाया, दैट्स इट, ये हमारा इतना काम था। मशीन टूल बन गया पैसा कमाने का। अब मैं पिछले हमारे कुछ दोस्तों को जानता हूँ, मैं बड़ा ज़ाती तजर्बा और तल्ख तजर्बा है कि हम लोग जो बैच बैठते हैं ना हमारे यूनिवर्सिटी फेलोज कह लें, तकरीबन हम लोग 20 के करीब थे, 20-22 जिन्होंने ग्रेजुएशन की। अब उनमें से कुछ लोग फील्ड में चले गए, कुछ टेक्निकल, कुछ ड्राइंग में, सब लोग पहले डॉक्टर इंजीनियरिंग की तरफ मतलब जाने की कोशिश करता है, कोई बैंक। जिन लोगों का कोई जॉब नहीं हुई ना, उन्होंने क्या किया, वो टीचिंग की तरफ आ गए। ऐसे ही तो बस आपके ये सामने चीज़ें, हाँ हमारे यहाँ। अभी क्या सुना रहे हैं इरफान साहब? मैं कुछ मुख्तलिफ गज़लों से एक दो शेर आपको सुनाऊंगा। तो एक गज़ल से कुछ शेर हैं कि तेरे नहीं उलांबे जांदे, तेरे नहीं उलांबे जांदे, सोने ते नहीं तांबे जांदे। वाह। तेरे नहीं उलांबे जांदे, सोने ते नहीं तांबे जांदे, साडा भी कोई दर्द वंडाओ, दुख नहीं इन्ने सांभे जांदे। वाह, क्या बात है। साडा भी कोई दर्द वंडाओ, दुख नहीं इन्ने सांभे जांदे, ते सोरे च ना ही ताल च मैं आ, फिकरां दे जंजाल च मैं आ। वाह। सोरे च ना ही ताल च मैं आ, फिकरां दे जंजाल च मैं आ, मेरा पुछदा फिरना इश्का, तैनू की जिस हाल च मैं आ। वाह, क्या मेरा पुछदा फिरना इश्का, तैनू की जिस हाल च मैं आ, ते मैनू लाल गुलाब उस घल्लिया, मैनू लाल गुलाब उस घल्लिया, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਏ ਖਬਰੇ। क्या बात। ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਉਸ ਘੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਏ ਖਬਰੇ, ਚੰਨ ਚ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਜਿਹੜੀ, लगदा मेरी माँ ਏ खबरे। वाह वाह, क्या बात। चन्न च चरखा ਕੱਤਦੀ ਜਿਹੜੀ। आज तो आपने वो बात याद दिला दी। वो अक्सर हम हमारी माएँ या हमारी जो नानी दादियाँ थी वो हमें बताती थी, चांद में जो है वो चरखा, कोई औरत है वो चरखा जला रही है। पंजाबी में, क्योंकि मैं हमारी माएँ देखे ना सारी जिंदगी एक स्ट्रगल करते हैं। वो बस कुछ यूं हुआ कि वो भी, मैं लेटा हुआ था, मैं देख रहा था कि चांद में चरखा, हमें भी ऐसे ही बताया जाता था कि ये जो माई है, बूढ़ी माई है और वो चांद में चरखा काट रही है। तो मैं सोच रहा था लेटा हुआ कि ये माई कितने 100 सालों से ये चरखा काट रही है, कितनी इसकी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है। फिर वो मेरी अम्मी भी साथ बर्तन धो रही थी, मैं उन्हें देख रहा था कि इनकी भी स्ट्रगल है, ये भी स्ट्रगल कर रही है। तो वो इस ज़मन में, तो ये मैंने शेर कहा था। और एक गज़ल और सुनाना चाहूँगा आपको। इसमें कि एरे गैरे दी नईयों साथों जी हजूरी हुंदी। बहुत एरे गैरे दी नईयों साथों जी हजूरी हुंदी, तेरे नाम मनसूब होवे वो गल जरूरी हुंदी। वाह, क्या बात है। और अक्सर मैनू एवें लगदा कैदो गैरतमंद सी। मैं चूंकि थोड़ा सा कैदो का को फेवर करने वाला बंदा हूँ, कैदो के फैन लग रहे हैं। कैदो का फैन हूँ मैं, क्योंकि कैदो एक गैरतमंद, पंजाब का एक गैरतमंद बंदा था मेरे मुताबिक। अक्सर मैनू एवें लगदा कैदो गैरतमंद सी, इश्क च अक्सर हीरां दी नहीं मन्नत पूरी हुंदी। नहीं मन्नत पूरी। वाह। और यार दी खातर भैन भरा ते प्यो दा घर छड्ड चली, यार दी खातर भैन भरा ते प्यो दा घर छड्ड चली, ਇਹ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮਫਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵਨ ਪਰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵਨ ਪਰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵਨ ਪਰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਲ 'ਚ, कंध ना भावें कंध होवे वो कसमें दूरी होंदी। वाह 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 वाह। अपने जो चाहे जो अपना जितने भी क्लोज हो, वो चाहे साथ भी हो, उनका कोई फायदा नहीं है। वो चाहे दीवार के साथ ही रहते हो, लेकिन जो दूर हो लेकिन दिल में प्यार हो, तो वो असल रिलेशन। ये इसको थोड़ा सा कासी करना चाहिए मैंने। अच्छा, आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं बेसिकली दुनियापुर से हूँ जी। लोधरा का सिटी है, तहसील है दुनियापुर। तो बेसिकली रहायश मेरी दुनिया। तो पंजाबी मतलब अम्मा जो थी वो? जी मदर लैंग्वेज जट फैमिली से तल्लक है जी। अच्छा। गिल जट हूँ जी, तो वो ही बस वो एक जटों वाला माहौल है जी, वो पंजाबी। अच्छा, पंजाबी। अच्छा, बहुत सारे जो हैं वो अपनी जुबान में शायद शायरी करना ना इतना वो अच्छा भी नहीं समझते, या उन्हें लगता है कि यार हमें नहीं करनी चाहिए, हमें जो उर्दू आसान जो लोगों को समझ आ जाए बस उसी में ही कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। इस पर मजीद आपसे जानूंगी नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, मज़ेदार शायरी जो है हम सुन भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ। अच्छा, अभी आप क्या सुना रहे हैं रफ़ी साहब? आपकी तो शायरी हम साथ साथ सुन रहे हैं, पंजाबी शायरी तो हम सुन ही रहे हैं। हाँ, एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। अच्छा, गज़लें भी और जो शेर होते हैं इनमें भी ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, फ़र्क क्या है? अच्छा, चले पहले मैं आपको ये जवाब दे देता हूँ। सबसे पहली जो बेस होती है वो होता है मिसरा शायरी में। एक जो सतर होती है उसको कहते हैं मिसरा। सही। फिर जब नीचे उसके दूसरा मिसरा मिलाते हैं, जब दो मिसारे मिल जाते हैं तो एक शेर बन जाता है। सही। और ऐसा शेर जो बिल्कुल एक ही शेर हो, यानी वो गज़ल किसी का हिस्सा ना हो, उसको कहते हैं फ़र्द। इस तरह एक फ़र्द होता है ना, तन्हा आदमी, इस तरह उसको हम कहते हैं फ़र्द। और आम तौर पर जो गज़लियात होती हैं उसके जो 5 या 6 या 7 या आगे बेशुमार अशार हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं गज़ल। उसके अंदर काफ़ी रदीफ़ की पाबंदी होती है कि आगे से उसका एक पैटर्न होता है कि जैसे काफ़ी आप समझती होंगी कि आना जाना पाना वगैरह, ये काफ़िया होता है। फिर आगे जो एक लफ्ज़ बार बार रिपीट होता है ना, उसको हम कहते हैं रदीफ़। तो ये गज़ल का हो गया। उसके बाद जो नज़्म होती है, नज़्म में भी वज़न का तो ख्याल रखना होता है। आजकल नसरी नज़्म का दौर है कि जिस तरह नसर लिखते हैं ना, इसी तरह अपने ख्याल को नज़्म कर देते हैं, यानी कि बग़ैर किसी तरतीब के, बग़ैर काफ़िया रदीफ़ की पाबंदी के, उसको नज़्म कहते हैं। तो कुछ पाबंद नज़में होती हैं, फिर ये आगे बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर है। कुछ के बंद होते हैं, जिस तरह अल्लामा इकबाल का शिकवा जवाब। ये मैं कहती हूँ शायरी को भी समझने के लिए ना अच्छा खासा आपके पास ज़हन होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए। सही है। अभी क्या सुना रहे हैं जी? ये गज़ल है और इसका जो उन्वान रदीफ़ इसकी है शराब। तो काफ़ी पहले लिखी थी, मैंने कहा चलो मौका है आज आपको सुना देता हूं। सही है कि लब से लगते ही थमे गर्दिश अय्याम शराब, लब से लगते ही थमे गर्दिश अय्याम शराब, अच्छे अच्छों को भी कर लेती है ये राम शराब। वाह अब ये ऐसी चीज है, इसके ऊपर आप वाह वाह भी नहीं कह सकते। वाह भी नहीं कह सकते। नहीं, ये तो ये खालिस ज़ाहिर खालिस यहाँ भी सोचना पड़ता है। अच्छा, वाह कहना था। ये खालिस अदब है, कलाम है, कोई मैं तरगीब तो नहीं दे रहा। अच्छा, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े आपकी बात आपकी शायरी बीच में ही रह जाएगी। बहुत सारे जो शोरा हैं, मैंने उनको देखा है, वो इन लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं, चाहे चाहे शराब है, मोहब्बत तो खैर वो तो चलता ही है। अच्छा, इन चीज़ों को भी साथ अटैच करते हैं। इसका ये होता है, पहली बात तो ये है कि इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं कि बंदा लिटरली ले। तो वो जो लिटरली पीते हैं वो तो ना भी शायरी पढ़ेंगे तो वो तो ऑब्वियसली पिएंगे ना। हाँ, तो अब इसका ये होता है कि ये एक खास जो हमारा मैं कदा या मैं खाना, आपने नुसरत की अक्सर गज़लें नहीं सुनी? मैं कदा शायरी में चाहे शराब है या मैं खाने हैं, मैं कदा, इसका जिक्र कॉमन है। ये ट्रेंड एक रिवायत है और हर शायद जितना भी जदीद हो जाए उसको मजबूरी है कि रिवायत को साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है कि ऐसे समझ ले कि उर्दू शायरी में ये चीज़ इस्टेब्लिश्ड है कि जिस तरह आप मीडिया पर्सन हैं तो आपके कुछ नॉर्म्स होंगे कि जिस तरह आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बोलने का लहजा और मतलब एक चीज़ें कुछ सेटल्ड है जिनके बगैर आप लोग नहीं चल सकते। ये भी शायरी में भी कुछ ये एक इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, एक ट्रेडिशंस है। खुद को भूले नई दुनियाओं की वो सैर करें, खुद को भूले नई दुनियाओं की वो सैर करें, जो कभी सूफी और मुल्ला पिए एक जाम शराब। वो हमें से क्या करूं? ठीक है। गमे दौरा गमे जाना का सहारा ये है, गमे दौरा गमे जाना का सहारा ये है, लोग गिरते हैं तो लेती है उन्हें थाम शराब। और दोस्त चढ़ते हुए सूरज के पुजारी थे मगर, दोस्त चढ़ते हुए सूरज के पुजारी थे मगर, जीस्त में साथ रही मेरे हर एक गाम शराब। और शेर है कि जी लूट ले मुल्क भले जुल्म करें जुर्म नहीं, लूट ले मुल्क भले जुल्म करें जुर्म नहीं, क्योंकि वाइज को बुरा लगता है बस नाम शराब, क्योंकि वाइज को बुरा लगता है बस नाम शराब।
और पारसा लाख बने फिरते हैं रूफी सरकार, पारसा लाख बने फिरते हैं रूफी सरकार, इनके जैसों को भी लाती है तहे दाम शराब। असल में ये शेर मैं आपको मुंह ही दोबारा कह सकते पढ़ता हैं हूँ। मैं अभी वहां नहीं कर सकती, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी शायरी है एक तो एक वाह शेर मैं बनती आपको है। सुनाता हूँ हाँ। कि लूट ले मुल्क भले जो जुल्म करे जुर्म नहीं, लूट ले मुल्क भले जुल्म करे जुर्म नहीं, क्योंकि वाइज को बुरा लगता है बस नाम शराब। वाह। ये इस चीज़ की अक्कासी करता है कि सतही तौर पर हम लोग बहुत फोकस करते हैं लोगों को, जो हमारे मसले हैं, जो मजहबी रहनुमा है, लोगों को इन चीज़ों से तो बड़ा रोकते हैं, रोकना चाहिए, लेकिन जो असल इंसान की अखलाकियात की बुनियाद है उस तरफ फोकस नहीं करते, यानी कि नॉन इश्यूज़ की तरफ जाते हैं और जाहिर इश्यूज़ बात को है छोड़ हमारे देते हैं। यहाँ इंसानियत की जो मैं एक बात हूँ, जो इखलाकी इक़दार हैं उनको बेहतर करने की ज़रूरत जी है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर हम इंसानियत की बात करते हैं तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है कि हमारे राइट्स का ही हमें पता नहीं है। तो जब राइट्स का नहीं पता, और जो सबसे बेसिकली जो एक चीज़ आती है वो एहसास आती है, एहसास। क्योंकि शायर बड़े सेंसिटिव होते हैं तमाम चीज़ों को। शायद हम सम टाइम जो है ना बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे सामने भी हो रही होती हैं तो हम महसूस तो करते हैं पर बिल्कुल हम साइड पे हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जो शायर होते हैं वो जाहिर सी बात है उन्होंने जब अपनी अंदाज में शायरी करनी होती है या उन्होंने जो महसूस करना होता है वो लफ्ज़ों में बयान करना होता है, जी बिल्कुल। तो वो उसके लिए तो फिर तमाम चीज़ें जो है हाँ वो जी, बड़ी। बिल्कुल ऐसे जिस तरह भी मैंने ये गज़ल लिखी, अब खुदा न खास्ता मैं कोई पीता तो नहीं हूँ ना, एक बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये फोकस यही मकसूद है कि हम लोग इस बस यही बोल के ना किताबी ना किताब की सूरत तक आपके लफ्जों की हद तक जो है वो आपको बयान करती है। अच्छा जी, अच्छा पंजाबी के हवाले से मैंने आपने ब्रेक पे जाने से पहले क्वेश्चन किया था कि पंजाबी पे कितना काम हो रहा है, क्योंकि पंजाबी शायरी जो है उस तरीके से हम लोग कहते हैं जिस तरह स्ट्राइकी में बहुत कम शायर हैं। जैसे हम यहाँ पर कहें कि हमारा एक नाम शाकिर साहब का, शाकिर शुजाबादी साहब का, उनकी शायरी आप देखें तो उन्होंने तमाम अपनी लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में उन्होंने अपना शायरी की और बड़ी कमाल शायरी की है। अच्छा, उन्हीं की शायरी जो है वो बड़े बड़े जो शोरा हैं वो अपने महफिलों में लाजमी उनका शेर जो है वो पढ़ते भी हैं, लोग पसंद भी करते हैं। पंजाबी में भी हमारे बड़े बड़े शायर हैं और उसमें उन्होंने काम भी किया है। बाबा बुल्ले शाह ने कितनी पंजाबी में क्या बात है, उन्होंने शायरी की। तो इसी तरह अभी भी पंजाबी पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये लोग कतराते हैं कि अपनी मदर लैंग्वेज के ऊपर शायरी करने से? हाँ, इसमें ये मैं कुछ यूँ कहूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पंजाबी पे, ख़ास तौर पे ये जो आप कह लें कि मदर लैंग्वेजेस कोई भी हैं। अच्छा, एक वक्त था लोग अपनी मदर लैंग्वेज में शेर कहते हुए मेरे ख्याल में शर्माते थे, लेकिन लिखते सभी हैं। अब मैं अगर उर्दू शायर हूँ, अगर मेरी मदर लैंग्वेज पंजाबी है तो मैं लाजमी पंजाबी में मैंने कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर होता है, लेकिन मैं सुनाता नहीं किसे, शायद मैं अपनी इंसल्ट फील कर रहा हूँ या कैसे। मैं जो सराकी है उर्दू शायर, वो सराकी बंदा है उर्दू में शायरी करता है, वो भी लिखता है, यानी कि अपनी मदर लैंग्वेज में हर बंदा कुछ ना कुछ लिखता ज़रूर है। लेकिन अभी मैं कुछ अरसे से ये देख रहा हूँ कि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी मदर लैंग्वेजेस में जो है वो लिख रहे हैं, उन पे काम हो रहा है और उनको पसंद भी किया जा रहा है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर उर्दू में अगर लिखता तो 5 साल बाद, आने वाले 5 सालों बाद मेरा पता चलना था कि कोई दुनियापुर के किसी शहर में कोई बंदा शायर भी उर्दू का शायर मौजूद है। लेकिन सिर्फ मैं ये कि मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, बड़े बड़े मुशायरों में पढ़ के आया हूँ। इसकी मैं तो जो मेरे नज़दीक ये है कि जो मैं पंजाबी में मैंने शायरी शुरू की है तो इसमें मुझे बड़ा स्पेस मिला। हाँ जी, पिक्चर में उसमें स्पेस है बड़ा, बहुत ज़्यादा मदर लैंग्वेजेस में अभी लोग लिख रहे हैं लाजमी, जो भी है, जो चाहे उर्दू में शायरी कर रहा है, लेकिन वो उनके पास लाजमी 1-2 गज़लें जो है वो अपनी मदर लैंग्वेज की लाजमी, और वो अभी सुना भी रहे हैं। ये चाहे ये एक जो थी जो आप कह लें कि हिचकिचाहट थी एक, वो मेरे ख्याल में अब ख़त्म हो गई है। अब लोग जो हैं वो आ रहे हैं, अपनी मदर लैंग्वेज की तरफ आ रहे हैं और इसमें लिख रहे हैं प्रॉपर। सही। हाँ, ये बड़ा अच्छा साइन है। बस मैं भी कुछ आपको, अमूमन ऐसा होता है कि शायर को ये समझा जाता है कि वो पता नहीं नाकाम आशिक है कोई, या वो मोहब्बत में जो है वो बड़ा अच्छा कुछ, क्योंकि वो कहते हैं ना असल कुछ को शायरी आती है कि मोहब्बत की, मोहब्बत से नाकाम हो जाते हैं ना, तो एक दर्द और एक जो कैफियत है वो शायद वो उसके बाद ही आती है। कुछ सिंगर्स हैं जो उनको भी इसी तरह हम कहते हैं, ये भी लाजमी चीज़ है। लेकिन मैं चूँकि इस चीज़ पे थोड़ा सा
कि मैं टोटल शायद जो है ना उनमें नहीं, मैं टोटल शायरी जो है मेरा मकसद कोई ना कोई मैसेज देना, मैसेज है। कोई ना कोई मुआशरे के सुधार के लिए कोई ना कोई ऐसी चीज़ कोई बयान करना कि जो हमें अट्रैक्ट करे, बजाय दुनिया ने कर ली है शायरी सनफे नाज़िम कह रहे हैं ना, हाँ, इश्क पे शायरी इतनी हो गई है, इतनी हो गई है कि आपकी सोच ही है अब करने की, मेरे ख्याल में अभी भी हो रही है, हो भी रही है अभी तो इश्क पे मजीद हो रही है। ये वो बड़ा आसान सा टॉपिक है, उसको लेके लोग जो है ना वो बड़ा वो बस वो किसी ना किसी चीज की तारीफ करना, वो बड़ा आसान सा मौजू है। लेकिन असल चीज जो असल शायरी है मेरे नज़दीक जो वो है कि हम मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई ऐसी बात करें, हम अपने जो है वो अपनी पंजाबी अपनी ज़बान की प्रमोशन के लिए कोई ऐसी बात करें, हम अपने कल्चर जो हमारा जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कल्चर हमारा, हमारी नई आने वाली नस्ल जो है अब वो उनमें उर्दू और इंग्लिश मिक्स हो गई है। उर्दू कल की ज़ुबान है, पंजाबी हमारी बहुत कदीम ज़ुबान है, तो उसको जो हम बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं ये नए सिस्टम में आके। तो जो मेन हमारा मकसद यही है कि हम अपनी शायरी के ज़रिए अपनी नौजवान नस्ल को मैं कोशिश करता हूँ अक्सर कि ऐसे लफ्ज़ जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं उन्हें मैं दोबारा लेके आता हूँ, ताकि और वो लोग पूछते हैं कि ये क्या लफ्ज़ है। तो मैं एक कथा और एक गज़ल आपको सुनाता हूँ जी कि सोनो मेरे राज़क रब्बा, सोनो मेरे राज़क रब्बा ए मंजूर गुजारिश कर दे, सोनो मेरे राज़क रब्बा ए मंजूर गुजारिश कर दे, एक वारी आसमाना उतों रोटी दी तू बारिश कर दे। वाह। एक वारी आसमाना उतों रोटी दी तू बारिश कर दे, ते कंधां कोठे कच्चे किथे, कंधां कोठे कच्चे किथे, मुखलस लोकी सच्चे किथे। वाह वाह क्या बात। कंधां कोठे कच्चे किथे, मुखलस लोकी सच्चे किथे, प्यार नहीं लभदा धरती उत्ते, वाह। अज दा बुल्ला नच्चे किथे। वाह वाह क्या बात। प्यार नहीं लभदा धरती उत्ते, अज दा बुल्ला नच्चे किथे। और मैंने एक गज़ल में कुछ शेर मैंने लफ्ज़ ऐसे हैं वो जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे उन्हें लेके आऊँ तो मैं कि कुछ मंजर बेरुते वेखे, कुछ मंजर बेरुते वेखे, सूली फुल पुरुते वेखे। वाह। कुछ मंजर बेरुते वेखे, सूली फुल पुरुते वेखे। शेर देखिएगा कि लेख पंजाली दे विच लोकी, लेख पंजाली दे विच लोकी, ढग्गियां वांगू जुत्ते वेखे। वाह 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 वाह। लेख पंजाली दे विच लोकी, ढग्गियां वांगू जुत्ते वेखे, ते मावां दे कई सोहणे पुत्तर, मावां दे कई सोहणे पुत्तर, फुटपाथां ते सुत्ते वेखे। वाह क्या बात है। मावां दे कई सोहणे पुत्तर, फुटपाथां ते सुत्ते वेखे, ते वड्डे वड्डे सोहणे फिरदे, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਥੋਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖ ਤੋਂ मरदे, रज के खांदे कुत्ते वेखे। वाह वाह क्या बात है। और इसमें बड़े खूबसूरत सी बात है जो कि मैं समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी है। अभी मजीद भी इनसे शायरी सुनेंगे, इनसे बातें भी होंगी। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा शायरी की अभी जो नौजवान शायरी कर रहे हैं हमारे, वो ज़्यादातर हम यही देख रहे हैं कि उनमें मोस्टली मोहब्बत इश्क से रिलेटेड ही है। अच्छा चाहे हम प्लेटफॉर्म पे बात कर लें, सोशल मीडिया है, चाहे टिकटॉक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में जिस तरह शायरी के जैसे अदबी महफिलें होती थी, मुशायरे बहुत ज़्यादा होते थे, अभी तो खैर बहुत कम हो गया है, क्योंकि जितना हम सुनती आई हूँ मैं अभी तक, जितने मैंने शोज़ किए हैं, जितने लोग यहाँ मेरे साथ आके शो करके गए, उनकी यही है कि हमें उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं किया जाता, और उस तरीके से लोग जो शायर हैं वो बेचारे अपने ही बलबूते पे कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो कोई अदब पे काम उस तरीके से नहीं हो रहा, तो वो इस प्लेटफॉर्म को जो है वो यूज़ करते हैं और उस पर इस तरह की शायरी कर रहे होते हैं। तो उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो शोरा रह चुके हैं, जिनकी किसी की बुक्स के चुराए हुए कुछ शेर भी जो हैं वो अपने पढ़े होते हैं, वो अपने से ही मंसूब कर लेते हैं। ये आपने बड़ी अच्छी हो जी, आजकल का बड़ा टॉपिक जो है बड़ा हॉट केक की तरह बिक रहा है, इस पे ना बहुत आम ट्रेंड है। देखिए इसमें ना एक होता है, हम जो अदबी लोग हैं ना, इस हवाले से ना लोगों में कुछ मतलब जो तकसीम होती है ज़ौक़ के हवाले से होती है कि एक होता है अहले ज़ौक़, फिर एक होता है
अहले शौक ऐसे समझ लें। फिर एक तीसरे शायर होते हैं। शायर तो वो होते हैं जो तख्लीक कार होते हैं, जानवर खुद लिखते हैं। और अहले ज़ौक़ वो होते हैं जो शायरी को समझते हैं और उसको समझ कर दाद देते हैं, और उस अगर वो शायर बनना भी चाहते हैं तो उस जैसा कहने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो तबका जिसकी आप बात करें, ये है अहले शौक। इनको शायरी का शौक होता है, जैसे चले बस हम शेर पढ़ते हुए नजर आए। पॉपुलर होने का शौक होता है जी, और अपने समझते हैं कि शायर जो है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसमें नो डाउट अगर जैनवन तख्लीक कार जो है ना वो शायर, ये एक मैं समझता हूँ कि वाकई एक बहुत ए क्लास का पर्सन होता है। वह पर्सन में ग्रेड तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़हनी तौर पर, तख्लीकी तौर पर ये आला सलाहियतों के हामिल लोग होते हैं। शुरा जो अदीब होते हैं, लिखारी, अब उनके अंदर चूँकि होता है कि ये लोग बहुत पॉपुलर हो गए हैं, किसी पॉपुलर शायर को देखा या किसी का कोई ख्याल पसंद आ, वो कहते हैं कि वो चूँकि जेन्युइन शायर नहीं होते, क्योंकि जिस तरह इन्होंने बताया कि शायर या तो होता है या नहीं होता, और वो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है। इंसान इसको पॉलिश तो कर सकता है, शायर सीख ही नहीं जा सकती। अब वो बदकिस्मती या उनको माहौल नहीं मिला होता, उसके शौक़ तो होता है लेकिन ना ज़ौक़ होता है ना ही तख्लीकी सलाहियत होती है। वो फिर इस तरह की जो आपने कहा है कि हरकत करते हैं अपने शौक़ की वजह से, कि शायरी को अपने नाम से मंसूब करते हैं, या ऐसे बेतुकी चीज़ें ऐसे करके पढ़ते हैं जिनका ना सर होता है ना पैर होता है। तो ये जो सोशल मीडिया की वजह से ना ये चीज़ें बहुत, सोशल मीडिया ने शायरों को भी बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, ये पब्लिक हो गए हैं। तो अब पब्लिक पर्सनैलिटी जो है उसको लोग फॉलो करना पसंद करते हैं। अगर आदमी महफिलें नहीं भी हैं तो आप इसको यूज़ करके तो पब्लिक पर्सनैलिटी को लोग फॉलो करना पसंद, इस आजकल बिलखसूस पिछले 10 साल में 15 साल में आप मानेगी कि शायर जो है इतने फेमस हो गए हैं कि लोग एक्ट्रेसेस और मॉडल्स और जो एक्टर्स होते हैं उनसे ज़्यादा इनको फॉलो करते हैं। तो ये जब देख रहे हैं इनका असल में वो आजकल लोगों की जज्बात और फीलिंग्स और तमाम, क्योंकि शायर तो तमाम उसको यूँ समझ लेना लफ्ज़ों का मजमुआ निकाल के और आपके उनका इजहार कर देता है, तो लोग सोचते हैं अच्छा यार ये मेरे जज्बात से जुड़ा है या मेरे ऊपर ही लिखा गया है, मेरे ऊपर बीत रही है, मेरे ऊपर लिखा गया। फिर वो उसको अलग, मैं समझता हूँ कि ये एक जो जानबूझकर करता है वो तो है बददयांती कि ये बंदा एक अपनी चीज़, वो लोग समझते हैं कि शायद ये कोई ऐसी बात है, इन्होंने भी कहीं से उठा के पढ़े होंगे। लोग सादा भी तो होते हैं, इतनी एजुकेशन नहीं होती, वो समझते हैं कि जी हमने कोई एक बड़ा कारनामा कर दिया है। तो ज़ौक़ इतना ज़्यादा नहीं पैदा हो रहा जितने शौक़ वाले लोग पैदा हो रहे हैं ना। तो जो आपने देखा होगा अक्सर फ़ोटो है साथ में शेर लिखे हुए, शेर के नाम पे शेर का, मैं कहता हूँ कि शेर का बलात्कार होता है, शेर नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो है ना ये ज़ौक़ को ख़राब करती हैं लेकिन शौक़ को परवान चढ़ाती हैं। इरफान साहब शर्मा गए। तो ये बहरहाल इससे एक फ़ायदा है कि शौक़, जो जितने शौक़ वाले लोग पैदा होते हैं ना उसमें, लेकिन शौक़ के साथ साथ ज़ौक़ भी जरूरी है, और एक लोग जो है वो अहले ज़ौक़ भी पैदा हो जाते हैं ओबीडियसली। अभी क्या सुना रहे हैं आप? तो मैं आपको एक गज़ल सुना देता हूँ। आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। नहीं, रिस्ट्रिक्शंस हम कहाँ लगा सकते हैं? खैर पहला तो गज़ल के एक शेर है सिर्फ कि हमारा दिल भी दुखे तो हंसी में टालते हैं, हमारा दिल भी दुखे तो हंसी में टालते हैं, हम अपने दर्द को ऐसे गज़ल में डालते हैं। वाह वाह, क्या बात है। तो ये तो हो गया शेर। तो अब मैं आपको एक गज़ल सुनाता हूँ कि अपना जीना कभी दुश्वार नहीं होने दिया, अपना जीना कभी दुश्वार नहीं होने दिया, हमने इस इश्क को आज़ार नहीं होने दिया। वाह क्या बात है। और नहीं होने दिया सरकार, नहीं होने दिया कभी पामाल, ये पंदार नहीं होने दिया। वाह क्या बात है। पंदार समझती हैं? पंदार बस ऐसे ही कुछ ऐसे, पंदार का मतलब था भरम, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कभी पामाल ये पंदार अच्छा, क्योंकि पंजाबी में है ना ये लफ्ज, उसका मतलब मीनिंग सफर को कम कहते हैं। तो हमने फूलों की तरह सींचा सवारा है इसे, हमने फूलों की तरह सींचा सवारा है इसे, हिज्र के जख्म को तलवार नहीं होने दिया। और खूगरे गम तो न थे फिर भी मगर जीवन में, खूगरे गम तो न थे फिर भी मगर जीवन में, खुद को गम से कभी बेजार नहीं होने दिया। वाह क्या बात है। अच्छा। और जिंदगी हमने गुजारी है परिंदों सी मगर, जिंदगी हमने गुजारी है परिंदों सी मगर, दाम में खुद को गिरफ्तार नहीं होने दिया। वाह वाह क्या बात है। दाम में खुद को गिरफ्तार नहीं होने दिया। और आखिरी शेर है, हम सुलगते रहे खुद अपने ही अंदर लेकिन,
हम सुलगते रहे खुद अपने ही अंदर, लेकिन अपने दुख को कभी अखबार नहीं होने वाह दिया। वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब। बहुत जिंदगी हमने गुजारी है परिंदों सी, मगर हम्म। दाम में खुद को गिरफ्तार नहीं होने नहीं होने दिया। दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और आपकी दोनों की शायरी हमने बड़ी इंजॉय की, यकीनन हमारे व्यूवर्स ने भी इंजॉय की होगी। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को? मैसेज हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अदब का शौक़ के साथ साथ अदब का ज़ौक़ भी होना चाहिए। मयारी शायरी पढ़नी चाहिए, मयारी शुरा को सुनना चाहिए और फिर अपना ज़ौक़ डेवलप करना चाहिए, ताकि शौक़ के साथ साथ जो है वो ज़ौक़ भी पैदा हो। अगर ज़ौक़ ना पैदा हो तो फिर बंदा महज एक तमाशा बनकर रह जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम जिस तरह हंसी मजाक में उनको उड़ा रहे थे, हालांकि वो खलूस दिल से अपने आप को अहले अदब में शुमार करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मयारी ज़ौक़ ना हो तो उसके बगैर वो सिर्फ एक नकाली रह जाती है। आज के शुरा जो तख्लीक के कार हैं उनको भी चाहिए, और जो सामीन हैं जो शुरा और अदब को पसंद करते हैं उनको भी चाहिए कि अपना ज़ौक़ डेवलप करें और मयारी शुरा को और शायरी को पढ़ें। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा रोही जी, बड़ा अच्छा माशाल्लाह सिलसिला, बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह रोही चैनल जो है हमारे छोटे छोटे इलाकों को जो वहाँ के मसाइल दिखा रहा है, तो ये छोटे छोटे शोरा कराम को जो हमारे इलाकाई लोग हैं उनको प्रमोट कर रहा है, इस पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। दूसरे मैं अदब के हवाले से बस कुछ यूँ ही कहूँगा कि हमें जो है इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो नेगेटिविटी की तरफ जो है वो गामजन हो रही है, बड़ी तेज़ी के साथ उनके रवैये चेंज हो चुके हैं, उन्हें रिश्तों की जो है जो एक कदर व मंजिलत होती है वो उनसे वो उन्हें बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। हमें इस वक्त पूरी तरह से ज़रूरत है कि हम अपने दोबारा से अपने अदब के साथ हम दोबारा रिलेटेड हो जाएं और लोग इसकी सरपरस्ती फरमाएं। गवर्नमेंट तो चाहे करे ना करें, जो इलाके के लोग हैं उन्हें चाहिए कि पूरी तरह जो है वो अदब की सरपरस्ती करें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।